चलिए अब हम आगे के टॉपिक्स पर बढ़ेंगे। सैलरी हमारा चल रहा था, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे साथ साथ सब लोग हेडिंग डालें हैं। हेडिंग डालिए प्लीज, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस house rent allowance. In short, we will call it HRA. हमारा एम्प्लॉयर हमें जिस घर में हम रहते हैं उसके किराए के लिए एक अमाउंट देता है। इट मे बी इक्वल टू रेंट, इट मे बी लेस देन और मोर देन टू द रेंट। सो अगर आपको कोई अमाउंट किराए के लिए मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस। Since this amount is fixed for every month, in year to year it may be vary, depend on the policy of the employer। अगर वो कुछ रेंट को लेके अगर कुछ प्लस माइनस करता है तो इट मे बी चेंज, बट जनरली कई समय तक लॉन्ग टाइम तक वो सेम ही रहता है। बट कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए एचआरए एम्प्लॉय को मिलता है तो एम्प्लॉय तो वो एचआरए को आगे रेंट को मकान मालिक को दे देता है, तो उसके पास तो बचा नहीं। तो वो कहता है जी मैं किस बात का टैक्स दूं, मुझे तो बचे नहीं, मेरे पास तो इनकम हुई नहीं। तो इनकम टैक्स वाले पूछते हैं एक बात बता भाई, तेरी इनकम नहीं हुई, हम बिल्कुल एग्री करते हैं, कहीं मना नहीं करते, बट एक बात, जो रेंट तूने नहीं पे किया वो बच गया, तो क्या ये तेरी सेविंग नहीं है, ये तेरा फायदा नहीं है? तो उसने कहा हाँ जी। तो बस हम एक काम करते हैं, कुछ पे टैक्स लगाते हैं और कुछ को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, और उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा, मेरे साथ लिखते रहिए। Least of the following shall be exempt. Number 1, actual HRA received. Number 2, rent paid minus 10% of salary. And third point is 40% or 50% of सैलरी। तो भैया इस तरीके से आपको डालना है। अब पूरे साल का निकालना है तो नेचुरल बात है पूरे ईयर का आपका ये आएगा। रेंट कितना आपने पे किया वो ले लीजिए और उसमें से माइनस करना होगा 10% ऑफ सैलरी। जैसा कि हम अभी तक समझ चुके हैं सैलरी का मीनिंग हर जगह, तो यहां भी होगी बेसिक सैलरी DAF प्लस फिक्स परसेंट कमीशन ऑन टर्नओवर। अगर ये पूरे साल का है, ये पूरे साल का है, तो सैलरी भी पूरे साल की होगी और उसका 10% रेंट पेड में से लेस कर देंगे तो एक फिगर ये आ जाएगी आपकी। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके 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 मैम, ओके मैम। ठीक है, अब तो स्क्रीन विजिबल हो गई, सबको विजिबल है? जी सर। ओके मैम, थैंक यू। चलिए साहब, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, विजिबल नहीं थी तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एचआरए हमें मिला और हमने आगे पे कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि कायदे से तो आप ये कहना चाह रहे हो कि भैया मेरी जेब में तो गया नहीं तो मैं क्यों टैक्स दूं। बट एक बात है, ये जो रेंट आपको पे करना था वो आप ना पे करके आपके एम्प्लॉयर ने दिया और आप अब आगे पे कर रहे हो, उसने आपको दिया आपने आगे पे कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपका एडवांटेज तो हुआ ना। तो एडवांटेज हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पशन दे देते हैं। तो वो कैसे देंगे? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड जितना भी मिला, मान लो 5,000 रुपये महीने मिला तो साल का 60,000 हो गया। फिर रेंट पे, रेंट जितना पे किया 5,000, 6,000, 4,000 जो भी क्वेश्चन में के बने वो भी पूरे साल का ले लिया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी DAF
और फिक्स परसेंट कमीशन टर्नओवर। इस पूरे का पूरे ईयर का 10% माइनस कर देंगे तो एक फिगर ही आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात, अब एक सवाल ये आता है कि मान लो एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रहता है और फिर भी उसे एचआरए मिलता है, तो अब क्या करें? देखो, जब वो एचआरए मिल रहा है तो नेचुरल बात है, अगर वो खुद के घर में रहता है तो वो पे थोड़ी ना कर रहा है आगे, तो रेंट पेड जीरो हो जाएगा, क्योंकि आगे वो पे नहीं कर रहा। रेंट पेड जीरो माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसका मतलब ये फिगर माइनस में आ जाएगी। और इनकम टैक्स में इस तरीके के फॉर्मूलाज में अगर कोई फिगर माइनस आ रही है तो वो हो जाएगी निल। वो क्या मानी जाएगी? निल। और फिर सबसे कम क्या होगा? निल। तो एग्जाम्प्ट भी क्या हो गया? निल। तो ध्यान रखिएगा, रेंट पे करोगे तो ये है, नहीं पे कर रहे तो फिर तो सारे का सारा एचआरए 100% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और फिर उन्होंने बोला 40% और 50% ऑफ सैलरी भी करना है। ये क्यों करना है? ये करना है नॉन मेट्रो सिटी में और ये मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी आपको पता ही है, दिल्ली, कलकत्ता मतलब कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इन चार केसेज में 50% और इनके अलावा 40%। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये चारों केसेज में सर 50% क्यों किया? भैया मेट्रो सिटीज है, रेंट ज़्यादा होगा तो एग्जाम्शन भी गवर्नमेंट ने उसी हिसाब से बढ़ा दी। अच्छा सर, एक बात और बताइए, ये 40 और 50% जो हमें करना है वो हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेक करें या प्लेस ऑफ सर्विस चेक करें? कौन बताएगा? प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेक करना होगा या प्लेस ऑफ सर्विस? बिल्कुल, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब ये है जी कि मान लो मैं रहता हूं दिल्ली में, जॉब करता हूं नोएडा में, मतलब दिल्ली से थोड़ी दूर नोएडा है, या गुड़गांव में जॉब करता हूं, या फरीदाबाद में जॉब करता हूं। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली मेट्रो सिटी और ये इसके आसपास फरीदाबाद हरियाणा में आता है, गुड़गांव हरियाणा में आता है, पर ये दिल्ली बॉर्डर से लगा हुआ है। तो भैया मैं अगर जॉब दिल्ली में करता हूं, रहता गुड़गांव में हूं, तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस गुड़गांव यानी 40%। रहता हूं दिल्ली में और जॉब करता हूं गुड़गांव में, तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस मेरा दिल्ली है, तो उस केस में मैं 50% करूंगा। सो इस तरीके से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और रिसीव्ड में से एग्जेम्प्ट लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। तो ये सिंपल है, आप निकाल लोगे। बट अगर मान लीजिए कभी हमारा एग्जामिनर आपसे पूछ ले एक 6 नंबर का क्वेश्चन एचआरए के ऊपर, सिर्फ एचआरए के ऊपर, तो ये बात तो क्लियर है भाई, सिंपल सा तो नहीं पूछेंगे वो, कुछ तो टेक्निकल करेंगे। तो उन्होंने टेक्निकल क्या करना है, ध्यान से सुनना। मैं आपको अभी अपनी बुक खोल रहा हूं और एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। देखिए साहब, ये वाला क्वेश्चन श्री बीएम गुप्ता वाला, जरा फटाफट से केवल रीड कर लो, ताकि मैं आपको समझाऊं तो समझ आ जाए। फटाफट से रीड कर लो इसे, फटाफट से। सिंपल है, बेसिक सैलरी डी है, कन्वीनियंस ये सब दिया हुआ है, एचआरए दिया हुआ है। बस असली बात यहां पर पढ़ने वाली है, अब इसे ध्यान से पढ़ना, बस आप लोग ध्यान से पढ़ना है इसे। अब देखिए, 31 दिसंबर तक तो वो रहा नोएडा में और रेंट था 2500। फिर रेंट बढ़ गया और 4500 हो गया। ओके, ये कब पड़ा? 1 जनवरी 2021 से। और भैया उसने शिफ्ट कर दिया 1 मार्च 2021 को नोएडा से दिल्ली। यानी 9 महीने फैक्ट्स एक जैसे, 2 महीने फैक्ट्स एक जैसे, और 1 महीना फैक्ट्स एक जैसे। ध्यान से देखना प्लीज। 9 महीने, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। 9 महीने, इस क्वेश्चन को हम स्प्लिट कर देंगे। 9 महीने, 2 महीने और 1 महीना, मंथ, राइट? 9 months
2 मंथ्स और 1 मंथ। मतलब ये है कि 9 महीने। देखिए फैक्ट्स एक जैसे थे। मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, प्लीज देखें आप लोग सब। ये देखिए, रेंट 2500 था इस डेट तक, यानी 1 अप्रैल से यहां तक 2500। फिर 1 जनवरी से रेंट हो गया 4500, और फिर 1 मार्च को उसने शिफ्ट कर दिया नोएडा से दिल्ली। इसका मतलब ये हुआ कि भैया वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 3 बार फैक्ट्स चेंज हुए हैं। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से फैक्ट्स चेंज होंगे तो हम क्वेश्चन को स्प्लिट कर देते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, स्प्लिट कर देते हैं। और स्प्लिट कर देंगे तो यही फॉर्मूला आप 1 बार 2 बार 3 बार यहां लिखेंगे। बस फर्क ये होगा कि ये सब यहां 9 महीने का, ये सब यहां 2 महीने का, और ये सब यहां 1 महीने का। और फिर इंडिविजुअली जो सबसे कम है वो एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। और मैं ये सारा एग्जेम्प्ट जो लोअर आया उसका अगर मैं टोटल कर दूं तो ये आ जाएगा टोटल एग्जेम्प्ट। और बताइए टोटल रिसीव्ड में से टोटल एग्जेम्प्ट कर दूं तो क्या टोटल टैक्सेबल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सो अगर क्वेश्चन में फैक्ट्स चेंज हो रहे हैं तो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इस तरीके से करना होगा। क्वेश्चन को उतने ही हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे जितने हिस्से में बदलाव आ रहा है। तो बताइए, एकदम समझ आया? क्लियर है? फटाफट बताएं मुझे। ओके, वेरी गुड। अब मैं ले रहा हूं अलाउंसेज। देखिए अलाउंसेज हैं, 2 तरीके के अलाउंसेज होंगे, 2 तरीके के। अलाउंसेज 2 तरीके हैं यहां पर। एक एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, और एक एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लिमिट प्रेस्क्राइब्ड। मतलब साधारण शब्दों में ये है साहब कि इसमें मुझे 10,000 रुपये मिले और मैंने 7,000 इनकर्ड कर दिए, तो 7,000 एग्जेम्प्ट और 3,000 टैक्सेबल। यहां मुझे 10,000 मिले, खर्चा मैंने चाहे 1,000 किया, 1 रुपया किया, नहीं किया, 10,000 किया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो वो लिमिट बोलेंगे केवल उतना ही एग्जेम्प्ट होगा। तो मैं अब एक काम करता हूं, अलाउंसेज लेता हूं, तो आपको यहां पर उन्हें और डिटेल में समझ आ जाएगा। देखिए, पहला है ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी मैं पहले वो बता रहा हूं जो खर्चे हुए हैं और उस हद तक एग्जेम्प्ट होंगे। मैं आपको थोड़ी सी एक बात पूछता हूं, आप कहीं जॉब करते हैं और आपके बॉस ने आपसे कहा ये ले 20,000 रुपये और जाके भैया ये मेरा काम है इसे करके आ, और ये तेरे खर्चे के लिए मैंने तुझे दिए, तू उन्हें खर्च कर लियो। अब मैंने 20,000 में से 15,000 खर्च कर दिए, 5,000 बचे। पहले तो आप ये बताओ, ये 5,000 रुपये एम्प्लॉय अपने बॉस को लौटाता होगा जब उसने एक आके इन्हें खर्च कर लियो, तेरे को दे दिए मैंने, जा? नहीं लौटाता होगा, है ना? तो क्या बॉस को भी बताता होगा कि 5,000 बच गए मेरे पास? नहीं बताता होगा। अब इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, तू बॉस को बता चाहे मत बता, तेरी मर्जी है, बट 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 हमें बता दे। तेने 20 मिले, 15 खर्च कर दिए, 5 बच गए, हमें बता दे, हम टैक्स लगा देंगे। अब प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ, जो अपने बॉस को नहीं बता रहा वो इनकम टैक्स वालों को बताएगा क्या? नहीं बताएगा। बट एग्जाम पास करना है, और एग्जाम पास करना है तो याद रखिएगा वो बता देगा। बता देगा तो इसका मतलब 5,000 बच गया, तो 5,000 पे क्या लगेगा? टैक्स। तो ये जो मैं ये अलाउंसेज आपको 6 प्रकार के पढ़ाने जा रहा हूं, ये वाले अलाउंसेज, ये यही कहते हैं कि जो खर्च हो गया वो एग्जेम्प्ट और जो बच गया वो टैक्सेबल। जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस, मेरा दिल्ली से मान लो मुंबई ट्रांसफर होता है। अब मेरा बॉस मुझसे कहता है कि भाई ऐसा है, तू अपने परिवार के साथ जा, अपना सामान यहाँ से लेके जा और मुंबई शिफ्ट कर जा, ये ले 50,000 रुपये, जा यहाँ से। मैं गया, मैंने खर्चा किया, 35,000 खर्च हुआ, 15,000 बच गया। अब मैं ये किसको नहीं बताऊंगा? बॉस को। और किसे बताऊंगा? इनकम टैक्स वालों को। इनकम टैक्स वालों को जैसे ही बताया कि 15,000 मुझ पर बच गए हैं, तो बताइए इस 15,000 पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं? फटाफट बताओ।
यस, बिल्कुल देना पड़ेगा, है ना। फिर है डेली अलाउंस। अब डेली अलाउंस क्या होता है? मैं कंपनी के काम से बाहर गया, नेचुरल बात है, मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा बॉस मुझे खाने के लिए भी पैसे देगा, ठहरने के लिए भी पैसे देगा, पीने के लिए भी। पीने से मतलब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह और पानी वगैरह की बोतलें, अदरवाइज मत समझना है इसको, ठीक है ना। तो ये मेरे बॉस जो है, मुझे उन्होंने दिया कि भाई ये ले 30,000 रुपये और तेरा 7 दिन का ट्रिप है, तू अपना भाई इसमें से खर्च कर लियो। मैंने उठा के 21,000 खर्च कर दिए उसमें से, खाने पीने रहने में सब में। अभी भी 9,000 बच गए। अब ये 9,000 मेरे पास बच गए, मैंने इसे इनकम टैक्स वालों को बता दिया ईमानदारी से, हाँ जी बच गए, और बॉस को नहीं बताया। बताइए 9,000 पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, फटाफट बताओ। यस, बिल्कुल लगेगा। फिर आती है बात कन्वीनियंस अलाउंस। अब कन्वीनियंस अलाउंस क्या है वो भी सुन लीजिए। घर से, सॉरी, ऑफिस से, ऑफिस के काम के लिए मैं कहीं जाता हूँ, मेरे बॉस ने कहा जा भाई ये काम करके ला, और मुझे उसके लिए उन्होंने पैसे दे दिए, तो ऑफिस से ऑफिस के काम के लिए मुझे ट्रैवलिंग के लिए पैसे मिलेंगे, डेट इज कॉल्ड कन्वीनियंस। ठीक है। अब मेरे बॉस ने मान लीजिए मुझे 2,000 रुपये दिए और कहीं जाना था काम करने का, मेरा वहाँ 1,200 रुपया खर्च हुआ, 800 रुपये फिर बच गए। तो बताइए इस 800 रुपये पे भी टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। हेल्पर अलाउंस, मान लो मैं कंपनी का काम घर पे ले आता हूँ। अब घर पे लाता हूँ तो अभी तक क्या होता था कि घर पे आता था शाम को, तो बस घर पे पहुँचते ही वाइफ जो है पानी पिलाती थी, भैया चाय भी मिलती थी, कुछ स्नैक्स स्नैक्स भी मिल जाते खाने को। बट अब क्या हुआ, ऑफिस का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने घर पे आते ही तुरंत अपना लैपटॉप ओपन किया और काम करना शुरू कर दिया। अब 2-3 दिन से ही ड्रामा चल रहा है, पत्नी को बर्दाश्त नहीं हुआ, पत्नी ने चाय पानी पूछना सब बंद कर दिया, बोले लगा रहे तो इसी में। अब हमने अपने ये बात अपने बॉस को बताई कि सर वो ऐसे ऐसे ना, अब वाइफ जो है चाय वाय बना के नहीं पिलाती, तो हमारा इंतजाम कीजिए। बोले किसका? मैंने कहा सर मुझे चाय वानी का इंतजाम चाहिए, कुछ और मत समझिए। तो उनने कहा एक काम कर, तू अपने यहाँ एक हेल्पर अपॉइंट कर ले। मैंने अपने यहाँ हेल्पर अपॉइंट कर लिया 3,000 रुपये महीने में, और बॉस को बता दिया 5,000 रुपये महीने। अब बॉस से तो 5 मिल रहे हैं और मैं हेल्पर को दे रहा हूँ 3,000, अगेन 2,000 बच गया। बताइए इस 2,000 पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, फटाफट बताइए। यस, यूनिफॉर्म, हाँ लगेगा। फिर आएगा यूनिफॉर्म अलाउंस। अब यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होता है सुने, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने की कंपनियां होती हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती हैं। अब मान लीजिए मैं हूं, मैं सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करता हूं, मैंने कुछ लोगों को अपने यहाँ रखा, तो जैसा व्यक्ति होगा उसे देखते हुए तो उसकी यूनिफॉर्म सिलवाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने स्टिचिंग करा के पहले से ही रख रखी है। अब मान लो मैंने स्टिचिंग करा के पहले से रख रखी है, तो एक तो सूमो आ गया इतना हैवी सा, अब बताओ उसको कहाँ से सिली हुई ड्रेस आएगी। और एक वो आ गया एकदम सीकड़ी पहलवान, एक फिल्म नहीं होती थी, फिल्म में रज्जाक खान साहब होते थे जो बोलते थे "ए बाप", इस तरीके की बात बोलते थे। तो वो इतने पतले से थे लेकिन गुंडागर्दी दिखाते थे, उनका भाई साहब चलता था फिल्मों में, एकदम टेरर रहता था। अब मान लो ऐसा अगर गार्ड आता है तो उसकी कहाँ से लाऊं? तो मतलब यूनिफॉर्म जो होगी निश्चित तौर पर जब मेरे पास एम्प्लॉय आएगा तो उस एम्प्लॉय को देखते हुए सिलने के लिए बोलूंगा। अब मेरे पास मान लीजिए कोई आया, मैंने गार्ड रखा और मैंने उसे 2,000 रुपये दिए, मैंने जा भाई तू अपनी यूनिफॉर्म से सिलवा ले। अब उसने यूनिफॉर्म स्टिच कराई, 2,000 मैंने दिए, 1,500 रुपये में उसने यूनिफॉर्म स्टिच करा दी, 500 रुपये फिर बच गए। बताइए 500 रुपये फिर से टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, बिल्कुल लगेगा, राइट। और है लास्ट रिसर्च अलाउंस। बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियां होती हैं, वो अपने एम्प्लॉय को अमाउंट देकर रखती हैं कि भाई कभी भी कोई आइडिया आया तो इन्हें कुछ खरीदना पड़ा और रिसर्च करने के लिए, तो खरीद के अपना शुरू करें रिसर्च। तो ऐसे ही मुझे पूरे साल में मान लो 5 लाख रुपए रिसर्च अलाउंस मिला और मैंने रिसर्च का मेटेरियल खरीदने में 3 लाख खर्च कर दिए, तो फिर से मेरे पास 2 लाख बच गए। ये जो 2 लाख बचे मेरे पास, इस पर भी मुझे क्या देना होगा? टैक्स। तो ये 6 प्रकार के अलाउंस मैंने आपको बताए। इन 6 प्रकार के अलाउंस में जितना भी मुझे अलाउंस मिला, जो खर्च हो गया वो एग्जेम्प्ट, और जो बच गया उस पर मुझे क्या देना होगा? टैक्स। तो मैं समझता हूं ये 6 अलाउंस एकदम क्लियर होंगे आपको। एक पेड एक्स्ट्रा, तो अगर ज्यादा आपने पे कर दिया तो अपने बॉस से रिम्बर्स करा लो उसे कि सर आपने 2,000 दिए थे, खर्चा 2,500 हो गया, 500 रुपया और दो, वो 500 रुपये दे देंगे आपको। चलिए अब हम बात करेंगे वो अलाउंसेज, ये वाले अलाउंसेज, ये देखिए ये वाले अलाउंस जिनको खर्चे से कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है। ये जो अलाउंस है जहां आपके, ये लिमिट के हिसाब से एग्जेम्प्ट होंगे, जितनी लिमिट गवर्नमेंट ने बता दी उतने एग्जेम्प्ट है। अब आप चाहे खर्चा पूरा करो, कम करो, बिल्कुल मत करो, गवर्नमेंट ने जो एग्जेम्प्ट बोल दिया वही होगा आपका। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं जी, क्या है ये। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मतलब जितना भी अलाउंस मिला और 100 रुपया पर चाइल्ड, 2 बच्चों तक एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर है तो टैक्सेबल है। चलिए सर थोड़ा सा समझा दीजिए क्या है। समझाता हूं जी, बहुत ईजी है।
बस ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुननी है आपने। देखिए क्या है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय के दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू को 125 रुपया अलाउंस मिल रहा है और इसको 75 रुपया अलाउंस मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, देखो दोनों को जोड़ दूं तो 200 हो गया, और एक बच्चे का 100 इंटू 2 कर दूं तो 200। तो प्राइमा फेसी जोड़ूं तो भी 200 आ रहा है और एग्जम्पशन भी 200 आ रही है, पर हमें ऐसे नहीं करना है। सर फिर कैसे करना है, देखो जी ऐसे करना है, हर एक का कंपैरिजन 100 रुपए से करो। तो इसका मतलब यहाँ 100 एग्जाम्प्ट हो गया रिसीव्ड, और 100 विच एवरेज लोअर, 100 एग्जाम्प्ट तो 25 टैक्सेबल। इसका 100 से करो, 75 मिला, 75 एग्जाम्प्ट तो टैक्सेबल नील। तो इसका मतलब 25 रुपया क्या हो गया, टैक्सेबल। तो भैया यहाँ पर मेरा एक डायलॉग याद रखना, हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ईच बच्चा इज ए सेपरेट बच्चा, डोंट मिक्स देम। उनको मिक्स नहीं करना है, अलग अलग चेक करना है, और मैक्सिमम 2 बच्चों की एग्जाम्पशन आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा सर एक बार बताओ, अगर एम्प्लॉय के मान लो 5 बच्चे हैं, तो एम्प्लॉयर तो 5 बच्चों का अलाउंस देगा, बिल्कुल देगा जी। तो सर एग्जेम्प्ट 5 होंगे या 2 होंगे, 2 होंगे जी। अब मेरा सवाल यह है कि वो 2 कौन से होंगे, लीफो या फीफो, पहले 2 या बाद के 2, या जिन्हें हम ज्यादा प्यार करते हैं वो 2। बिल्कुल नहीं लगेगा जी, लीफो फीफो इसमें नहीं चलता, वो कॉस्टिंग में चलेगा आपका। ठीक है। यहां पर सिंपल फंडा यह है कि जहां भी पूरे 100 रुपए की एग्जाम्पशन मिल जाए वो 2 बच्चे सेलेक्ट कर लीजिए, और बाकी 3 बच्चे फुल्ली टैक्सेबल कर दीजिए। यानी ऐसे करके देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसका 125, इसका 85, इसका 110, इसका 90, इसका 75, ये बच्चों को अलाउंसेज मिल रहे हैं। तो बताइए कौन से 2 बच्चे आप सेलेक्ट करोगे, अमाउंट के साथ बताइए मुझे। देखो बिल्कुल सही बोला आपने, एक तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, 100 एग्जाम्प्ट हो जाएगा तो 25 टैक्सेबल, और एक ये सेलेक्ट करूंगा 100 एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10 टैक्सेबल। ठीक है। और बाकी ये और ये तो 100% टैक्सेबल हो ही गए, और उनमें मैं 25 और 10 और जोड़ दूंगा, यानी मेरा अमाउंट हो जाएगा 25 और 10 35 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 75। ये जो अमाउंट आएगा 285 बोल रही है तन्वी, अगर ये सही होगा तो मैं लिख देता हूं 285, दिस इज टैक्सेबल अमाउंट। सो दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ईच बच्चा इज ए सेपरेट बच्चा एंड डोंट मिक्स देम। और जहां पूरे 100 की एग्जाम्पशन मिल जाए, मुझे वो 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, ना फीफो ना लीफो और वेटेड एवरेज हो ही नहीं सकता, और ना ही वो कि जैसे हम ज्यादा प्यार करते हैं। बस हमें ये देखना है जहां पूरे 100 रुपए मिल गए, दैट्स ऑल। बताइए एकदम क्लियर है, कोई डाउट है, फटाफट बताएं मुझे आप। क्लियर है। सेम फंडा हॉस्टल एक्सपेंडिचर में है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर में भी सेम है, बस फर्क यह है कि वहां 300 रुपया होगा, 300 रुपया होगा, 300 रुपया पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब एक बात मेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बड़ा बच्चों के बीच मिसकंसेप्शन है, पता नहीं किसने ऐसी अफवाह फैला दी कि मान लो मैं जॉब करता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई और मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। देखो बड़ा अजीबोगरीब सवाल है ये, जब मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आए यार, हैं? और जब बच्चे ही नहीं है तो मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्यों मिलेगा? तो अगर ऐसी स्थिति होगी, एडप्ट वाली बात है, अगर बच्चे हैं, बच्चे ही नहीं है, मैंने शब्द ये बोला बच्चे ही नहीं है, और बच्चे नहीं है फिर भी मुझे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, तो ध्यान से सुनना, मेरे पास कैसे भी बच्चे नहीं है, एडप्टेड और मेरे अपने बच्चे, तो उस स्थिति में कोई 100 रुपए की एग्जाम्पशन नहीं है, पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा। बच्चे होना जरूरी है, बच्चों की एजुकेशन है या नहीं, बच्चे छोटे हैं बड़े कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस बच्चे होना जरूरी है, अगर होंगे तो एग्जाम्पशन 100 रुपया और 300 रुपया है, वरना एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल शुभांशु यू आर राइट। मेरे को जब पहली बार किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो आई वॉज ऑल्सो शॉक टू नो कि यार इफ आई एम नॉट मैरिड एंड आई डोंट एडप्ट एनी चाइल्ड, सो हाउ कैन आई हैव द चाइल्ड, बट फिर भी एक स्टूडेंट ने पूछ लिया, तो फिर उस स्थिति में मैंने
जो है आपको रिप्लाई कर दिया है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है इफ चाइल्ड बिकम एडल्ट, बेटा 70 साल के पिताजी का 50 साल का बेटा भी बच्चा ही होता है, और अगर वो पढ़ रहा है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो आपका 100 रुपए के हिसाब से एग्जेम्प्ट होगा। और आपका आंसर देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, चाइल्ड में बी मेजर और माइनर वेदर डिपेंडेंट और नॉट। क्लियर, मैंने लिख के दी हुई है ये बात। सर बच्चे नहीं होंगे तो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है? नहीं मिलता दोस्त, इशिका नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। बट ऐसे ही एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था, उसे कहीं से पता चला होगा और वो मार्केट में बड़ा फैला कि शायद किन्हीं सर ने ऐसा बोल दिया था कि हाँ एग्जाम्प्ट हो गया था। एक्चुअली उन्होंने रिटर्न फाइल की थी, तो रिटर्न फाइल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो ढंग से शायद देख नहीं पाया। क्योंकि देखो मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि 3 to 5% केसेज ही चेक होते हैं, 95% चेक ही नहीं हो पाते। तो वो 95% में बच गया। अब वो बच गए तो उन्होंने सोचा कि यार ये लॉ बन गया। तो ये मतलब कंसेप्शन गलत है। आपको जो मैंने बोला है वो आपने ध्यान रखना है बस, ठीक है। और मैं समझता हूँ चाइल्ड बिकम एडल्ट, तो अमोल को भी एकदम क्लियर हो गया, अमोल ने ओके लिख दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ट्राइबल एरिया अलाउंस। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाए जो ट्राइबल एरिया है। आपने देखा होगा फिल्मों में, या एक स्प्राइट का ऐड आता था, पता नहीं, मैंने एक बार देखा था। तो उसमें ऐसी बंदे चले जाते हैं और वहां पे कुछ लोग पता नहीं क्या पहन के चिल्ला रहे होते हैं, जिंगा लाला हूँ जिंगा लाला हूँ। अब ऐसी जगह मान लीजिए आदिवासी एरिया में किसी का ट्रांसफर हो जाए, वो जरा पागल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोली कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, घी बढ़िया से खाओ, अच्छी चीजें खाओ, और हम एक काम करेंगे, तुम्हें ट्राइबल एरिया अलाउंस देंगे और 200 रुपये एग्जाम्प्ट भी करेंगे। गवर्नमेंट ने एहसान किया है हमारे ऊपर 200 रुपये एग्जाम्प्ट करके। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस में आपको मान लो 500 रुपये महीने मिलते हैं, तो 200 एग्जाम्प्ट, 300 टैक्सेबल। बट अगर मिलते ही 150 है, 150, तो 150 एग्जाम्प्ट, नथिंग इज टैक्सेबल। अब देखिए यहां थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ था लास्ट ईयर, इसे ध्यान से सुनना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता क्या है? घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए मुझे कोई अलाउंस, खर्चे के लिए अलाउंस मिल रहा है, डेट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो हमारी गवर्नमेंट बोली कि भैया जितना भी अलाउंस मिला और 3200, देखिए इस अमेंडमेंट से पहले क्या था बता रहा हूं, 1600 रुपया महीना था, मतलब जितना अमाउंट मिला, और 1600 पर मंथ, विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और इन केस ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड दिस अमाउंट वाज जस्ट डबल, यानी 3200। प्लीज ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अभी 2-3 साल पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आई। तो गवर्नमेंट बोली कि भैया जो साधारण असेसी हैं, सिंपल, जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड वगैरह नहीं है, तो भैया उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं। ये लॉजिक दिया था गवर्नमेंट ने उस समय, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एम्प्लॉय मान लीजिए ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड है और उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो उस स्थिति में 3200 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, और अगर उससे ऊपर है तो टैक्सेबल होगा। मान लो 4000 और 800 विल बी टैक्सेबल। अब ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे पकड़ना है आपने। मिस्टर एक्स ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, और बस क्वेश्चन चला दिया, गेटिंग फॉलोइंग एमोलूमेंट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर डैश, और बेसिक सैलरी ये वो सब लिख दिया। दोस्त ऊपर ही उन्होंने लिख दिया ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड, आपने उसे अंडरलाइन करना है रेड पेन से। पेपर में मैंने बोला ना, रेड पेन चला के लिख लेना है, अंडरलाइन कर देना है। लिखना है मतलब अंडरलाइन की, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और फिर जब आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे पहुंचे तो वहां पर 3200 की एग्जाम्पशन दीजिएगा। साधारण असेसी है तो डिडक्शन, मतलब एग्जाम्पशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस की नहीं है, जितना भी मिलेगा 100% क्या होगा, टैक्सेबल होगा, राइट। अब बात ये आ रही है कि सर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, सब लोग देखता हूं कितने बच्चे मुझे जवाब दे पाते हैं इसका। देखिए एक था ट्रैवलिंग अलाउंस, एक मैंने पढ़ाया कन्वीनियंस अलाउंस, और एक पढ़ाया मैंने ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कोई बताएगा तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये? तीनों क्या होते हैं? नो आइडिया? बिल्कुल, जितेश ने बोला है कन्वीनियंस इज लोकल, वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट हाउस टू ऑफिस एंड फ्लो, ठीक है। ट्रैवलिंग घूमने जाने के लिए, कन्वीनियंस के काम कीजिए के लिए जाते हैं। सर आई थिंक ट्रैवल फॉर लॉन्ग ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट फॉर डे टू डे।
ओके 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 ओके। ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ स्टेशन, देखिए ये जो हमारा ट्रांसफर पर हुआ ये उसकी बात कर रहे हैं, ये ऑफिस टू ऑफिस वर्क की बात हो रही है, और ये होम टू ऑफिस एंड फ्रो, ये बेसिकली तीनों बातें होती हैं। सो आप कॉपी कर लें फटाफट, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको डिफरेंस बताया। हो गया होगा, अब मैं आगे चलता हूं। देखिए साहब, एक अलाउंस है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज के लिए, ये भी ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं बताता हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उन लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं, जैसे रोडवेज, रेलवेज एटसेट्रा। अलाउंस, अब जान लीजिए किसी की लंबी ड्यूटी लग रही है, वो अभी मैं बता रहा हूँ दोस्त शिवांशु, आई विल डिस्कस ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब जैसे मान लीजिए लॉन्ग रूट पे गाड़ियाँ चलती हैं तो नेचुरल बात है, जो ड्राइवर कंडक्टर वगैरह हैं, गार्ड हैं, टीटी हैं, इनकी खर्चे खूब होते हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोली कि हम आपको डिडक्शन देंगे लोअर ऑफ 70% ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और ₹10,000 पर मंथ, ये एग्जेम्प्ट होगा। अभी आप लोग मुझे फटाफट बताएंगे, मान लो मुझे 15,000 रुपये महीने ये मिल रहा है, टैक्सेबल बताओ फटाफट कितना आएगा जल्दी से। टैक्सेबल पूछ रहा हूं, नॉट एग्जाम, टैक्सेबल। इससे तो एग्जाम्ट आ जाएगा। देखिए 70% ऑफ 15,000 इज 10,500 और 10,000, सो लोअर इज 10,000, सो एग्जाम्ट हो जाएगा 10,000 एंड टैक्सेबल इज, ध्यान रखना आप 10,500 में से लेस नहीं करेंगे, जो मिला है उसमें से लेस होगा। 10,000 लेस किया तो आ गया 5,000 और 5,000 इज टैक्सेबल, राइट। ये टैक्सेबल अमाउंट आएगा। पामेली नाउ यू आर क्लियर? 4,500 नहीं आएगा, ये आएगा। नाउ इट इज क्लियर टू यू? यस सर, ओके। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से, मैं देखता हूं मेरे स्टूडेंट चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो कंसल्टेंसी देने लायक हुए या नहीं हुए? ध्यान से सुनना मेरा सवाल। एक कंसल्टेंसी लेनी है, आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है और वो आपसे कहता है जी मेरे बॉस ने मुझे ऑप्शन दिया है, मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा हुआ हूँ, मेरे बॉस ने मुझसे कहा है कि 15,000 रुपये महीने तेरे को मैं ये वाला अलाउंस दूंगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब उसने मुझे दो ऑप्शन दिए हैं कि या तो तू इसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से ले ले, या तू उसे डीए के नाम से ले ले, डेली अलाउंस के नाम से। डीए का मतलब डेली अलाउंस, जो मैंने अभी बताया था, जितना खर्च हो गया वो एग्जाम, जो बच गया वो टैक्सेबल। आपके पास वो आता है एज ए टैक्स कंसल्टेंट, आपसे सलाह लेता है कि साहब मेरा बॉस मुझे 15,000 रुपये महीने अलाउंस दे रहा है, और वो कह रहा है नाम बता, ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब सॉरी, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दूं ये वाला, ये जो मैंने अभी बताया है, या डेली अलाउंस दूं जो अभी बता के चुका था कि जो खर्च हो गया वो एग्जाम, जो बच गया वो टैक्सेबल। बताइए आप अपने क्लाइंट को क्या सलाह देंगे अगर वो आपसे ऐसी सलाह लेता है? ईशिता का आया है डीए, ओके, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बेसिकली ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रैवलिंग नहीं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए, ओके ओके, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओके। अब वो मेरी डिपेंड अपॉन कितना पैसा दे रहा है, 15,000 रुपये महीने, 15,000 पर मंथ ये मिल रहा है। अब बताओ नूर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले सर डीए में तो बचा हुआ टैक्सेबल होगा, वो थोड़ी बताएगा कोई कितना बचा, ओके।
इफ डिपेंड्स अपॉन, लेकिन इनकम टैक्स वालों को तो बताओगे शिवांशु, सॉरी ईशिता, इनकम टैक्स वालों को तो बताना पड़ेगा ना। हाँ शिवांशु कह रहा है पूरा खर्च कर देंगे तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ अलामेलू एस इज करेक्ट। अब सुने, बिल्कुल सही है, डिपेंड्स ऑन द एक्सपेंडिचर। अगर आपके क्लाइंट का नेचर है ज्यादा खर्च करने का, मान लो वो 14,000 रुपये खर्च कर देता है, 14,000 खर्च कर देता है, मैं एक केस लेता हूं कि अगर वो 14,000 खर्च कर देता है, तो जरा बताइए अगर मैं उसे ये दिलवाऊंगा तो टैक्सेबल कितना होगा, 1,000, और ये दिलवाऊंगा तो टैक्सेबल होगा 5,000, या 1,000 या 5,000, अगर वो 14,000 खर्च करता है। नहीं सर वो 6,000 खर्च करता है। अगर 6,000 खर्च करता है तो जरा देखिए अब क्या स्थिति होगी, अब स्थिति क्या होगी, अब 6,000 खर्च करता है तो इस वाले के हिसाब से 9,000 टैक्सेबल, और इस वाले के हिसाब से 5,000 टैक्सेबल अभी भी। तो जरा बताइए कौन सा करना चाहिए। तो यहां पर ध्यान से सुनना, अगर 14,000 का खर्चा है तो देखो या 1,000 टैक्सेबल या 5,000, तो मैं ये दिलवाऊंगा। लेकिन अगर वो केवल 6,000 खर्च करता है तो देखिए या 9,000 टैक्सेबल या 5,000, तो मैं उससे कहूंगा ये ले। सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ योर क्लाइंट। अगर उसका खर्चीली प्रवृत्ति का नेचर है, ज्यादा खर्च कर देता है तो ट्रैवलिंग अलाउंस दिलाओ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने शायद, है ना, हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसको काट देता हूँ, ये हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस एंड दिस इज डीए, उल्टा लिख दिया था। तो डीए में क्या था, जितना खर्च हो गया वो एग्जाम, जो बच गया वो टैक्सेबल। हाँ बिल्कुल सही है शिवांशु, मैंने उल्टा लिख दिया था। तो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मान लो 14,000 खर्च करता है तो डेली अलाउंस में जितना खर्च हो गया 15 में से 14 खर्च, 1,000 टैक्सेबल, है ना। और अगर 6,000 खर्च करेगा तो 9,000 टैक्सेबल, है ना, 15 में से 6 गया तो 9। अच्छा लेकिन अगर ये होता तो यहाँ पर दोनों केसेज में 5,000 ही टैक्सेबल। तो हमें ये देखना है कि अगर उसका खर्चा ऑलमोस्ट ज़्यादा हो रहा है तो हम उसे कहेंगे डीए ले ले भाई, और अगर खर्चा कम करता है तो फिर हम क्या ले लेंगे, टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो बताइए एकदम क्लियर है या कोई डाउट है, प्लीज बताएं। सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहां पर बस ये याद रखना कि जितना खर्च हो गया डेली अलाउंस में बचा हुआ टैक्सेबल, और यहां 10,000 तक ही एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि 10,000 और 10,500 में लोअर कौन सा है, 10,000 तो 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ। सो मैं अब आगे बढ़ता हूं। सर रियलिटी में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि 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 डीए तो कोई बताएगा नहीं, नहीं दोस्त, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर तो आदमी क्या करेगा, वो खर्चे के बिल अगर पूरे लगा देगा तो 15,000 के खर्चे 15,000 ही मिला, जीरो टैक्सेबल होगा। अगर बिल नहीं लगा पाता है, मान लो पूछते हैं मांगते हैं कि भाई क्या खर्चा है दिखाओ, तो उस स्थिति में फिर ये टैक्सेबिलिटी होगी। बड़ी सीधी सी बात है ये, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, लीव ट्रेवल कंसेशन हमने कर लिया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। डिडक्शन तो मैं ले ही लूंगा अभी थोड़ी देर में। चलिए अब परक्यूजेट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे टेक्निकल चीज है वो रेंट फ्री एकोमोडेशन है, तो थोड़ा सा टाइम लगा के इसको समझ लें बढ़िया से, बोलो हाँ है ना। चलिए तो बस सब लोग मेरे साथ पूरी अटेंशन लगाएं, पूरे मन से समझें, और आज ये आपको ऐसा क्लियर होगा, पूरी जिंदगी क्लियर रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनना। बस मैं सीट ले रहा हूं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, और सीट को बजाय ऐसे रखने के आप ऐसे रखें इसको, ठीक है, तो थोड़ा आराम से आ भी जाएगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन, शॉर्ट में आरएफए। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि एचआरए और रेंट फ्री एकोमोडेशन में डिफरेंस क्या है। फटाफट लिखा कीजिए।
company pays rent is RFA. Okay, HR is given by employer and then tax is provided by the employer. Cut. Okay, HRA allowance is fixed, rent free is completely by. Okay, चलिए कोई बात नहीं, अब मैं जरा आपको और क्लियर करता हूं, ध्यान से सुने। HRA में बॉस ने आपको पैसे दिए, अपना रेंट दे दो। रेंट फ्री एकोमोडेशन में वो आपको घर प्रोवाइड करता है, या तो वो अपना घर प्रोवाइड करता है, ओन्ड हाउस खरीदा हुआ, या वो रेंट पे लेके प्रोवाइड करता है। दोनों केस में रेंट मकान आपको प्रोवाइड कर रहा है और आपको रहना है। अगर रेंट भी देना है तो वो अपने आप देगा, और अगर ओन्ड है तो फिर कोई बात ही नहीं है, राइट। और HRA में वो आपको पैसे देता है, बोले जाओ अपना रेंट दे दो, और वो अलाउंस था, ये परक्विजिट है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब इसको समझना शुरू करते हैं। मेरे बॉस ने मुझे रहने के लिए घर दे दिया, इनकम टैक्स वालों को बहुत बुरा लगा, बोले भाई तुझे घर मिल गया, चल टैक्स दे। तो अब बात ये आती है कि जो घर मुझे मिला, टैक्स तो किसी अमाउंट पे लगता है, तो वो अमाउंट कैसे निकालें, उस घर की वैल्यू कैसे करें ताकि टैक्सेबल वैल्यू पता चल सके और टैक्स लग सके उसके ऊपर। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का मैं वैल्यूएशन आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला केस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलती है, यानी गवर्नमेंट रेंट फ्री एकोमोडेशन देती है, तो ऐसे एम्प्लॉयज के हैंड में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होती है वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। बताइए इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी है? नहीं नहीं, पीएम नहीं। अरे नहीं भाई, पीएम प्रेसिडेंट तो इलेक्टेड लोग हैं। आईएएस ऑफिसर, सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब जानते हैं आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती होगी? बताओ जरा कितनी होती होगी आपके हिसाब से मंथली? नहीं भैया, 1-1.5 लाख रुपए के आसपास बस। ठीक है, इतना बड़ा ऑफिसर, पर उसे परक्विजिट्स बहुत सारे मिलते हैं, उसे रहने के लिए घर बहुत अच्छी जगह मिलता है। अगर दिल्ली की बात करूं तो चाणक्यपुरी या किंग्सवे कैंप, सिविल लाइंस, यहां पर ऐसी जगहों पर रहने के लिए मिलता है जो बड़ी महंगी एकोमोडेशन है। अब अगर मैं चाणक्यपुरी की बात करूं, ग्रेटर क्लास की बात करूं, ऐसी जगह अगर उन्हें रहने के लिए एक बंगला दिया जाए तो रेंट ही लाख रुपए महीने होता है। अगर लाख रुपए महीने रेंट है तो साल भर का हो गया 12 लाख, और 12 लाख पे अगर 30% टैक्स लगा दूं तो 3,60,000। पता चला एक आईएएस ऑफिसर की बेचारे की सैलरी काफी हद तक तो रेंट फ्री एकोमोडेशन जो मिला उसकी वैल्यू पे टैक्स देने में निकल गई। तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में वो टेंशन में ना आए और सही से गवर्नमेंट के दिए हुए हाउस को एंजॉय कर सके, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने बोला, साफ शब्दों में बात बोली कि भैया टैक्सेबल क्या हो गया? बोले टैक्स होगा रेंट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स, और ये एम्प्लॉय के हैंड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब मान लो रियलिटी में वो लाख रुपए महीने का है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जी नहीं 2,000 रुपए महीने मानेंगे, तो बस साल का 24,000 आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगा। तो मैं समझता हूं ये पॉइंट तो एकदम क्लियर है। एक क्वेश्चन में गिवन होगा कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स ये रेंट फिक्स हुआ है, बस वही रेंट मल्टीप्लाइड बाई जितने पीरियड वो रहा, पूरे साल रहा तो पूरे साल, 6 महीने 8 महीने, जितने महीने रहा उतने मल्टीप्लाई करके उस पर वैल्यू पर क्या लग जाएगा? टैक्स। तो बताइए एकदम क्लियर है कि नहीं ये वाला? ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी हो गई अदर्स, अदर एम्प्लॉयज की, अदर्स। अब अदर्स के लिए क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कुछ बोला, क्या बोला देख लेते हैं जी। गवर्नमेंट बोली भैया अदर्स कैटेगरी में आपको क्या करना है? हमें यह देखना है कि जिस शहर में घर प्रोवाइड कराया है एम्प्लॉयर ने, यानी अदर्स एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट के अलावा एम्प्लॉयर यहां आ गए, तो सिटी की पॉपुलेशन क्या है? सिटी
हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 lakhs, 10 to 25 lakhs और बिलो 10 लाख। तीन पॉपुलेशन के बेसिस पर तीन सिटी में बांट दिया गया। और फिर ये देखा गया कि जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया वो कौन सा दिया है जी, अपना ओन्ड दिया है, ओन्ड खरीदा हुआ घर दिया हुआ है। फिर कुछ नहीं करना जी, आपने कर देना यहां पर 15% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू टैक्सेबल, 10% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू टैक्सेबल, 7.5% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू टैक्सेबल। यानी जैसा शहर वैसे टैक्सेबिलिटी। अब शहर के हिसाब से टैक्सेबिलिटी हो गई। अब सैलरी का मीनिंग जैसा कि हर जगह आता है, तो देखिए सैलरी का मीनिंग में लिख रहा हूं, सैलरी बराबर बेसिक सैलरी DAF प्लस कमीशन। देखो कमीशन मैंने परसेंटेज में नहीं लिखा ना सेल्स पे लिखा, जैसा मर्जी कमीशन मिला है एम्प्लॉय को सब ले लेंगे, प्लस किसी प्रकार की फीस प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज वेदर फुल्ली और पार्टली। पूरा है तो पूरा टैक्सेबल, और अगर पार्टली है तो जितना बच गया वो टैक्सेबल पार्ट ऐड कर देंगे। मंथली पेंशन यानी अनकम्यूटेड पार्ट जो था वो, और प्लस लीव सैलरी, और वो वाली जो ईयर टू ईयर आप ले लेते हो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाली नहीं। तो सैलरी का मीनिंग इतना बड़ा होगा, और इतने बड़े मीनिंग का 15, 10 या 7.5 एज द केस में भी, जैसे पॉपुलेशन शहर की होगी। सर शहर की पॉपुलेशन कैसे पता चला कितनी है? तो भैया एक तो तरीका है कि हम शहर की पॉपुलेशन हर एक की याद करें, एक हम एजुम्सन ले रहे हैं तो हम ये एजुम्सन ले लेते हैं जनरली। जो हम शहर जैसे दिल्ली की बात करें तो हम ये एजुम्सन ले सकते हैं, दिल्ली हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 25 lakhs, तो उस केस में हम 15% ऑफ सैलरी कर देंगे। अच्छा सर एक बात और बताओ, जो सैलरी का मतलब है यहाँ पर, यहाँ हम मान लो मैं 2 जगह जॉब करता हूँ एट ए टाइम, और रेंट फ्री एकोमोडेशन एक जगह से मिला है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। और मैं 2 जगह जॉब करता हूँ और रेंट फ्री एकोमोडेशन एक जगह से मिला है। तो जब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालूंगा तो ये जो सैलरी का मीनिंग है ये वाला, ये केवल उसी एम्प्लॉयर का लूंगा जिससे मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है, या उस समय जितनी भी जगह से मुझे सैलरी मिली है, एक जगह 2 जगह जहां भी मैंने काम किया उस पीरियड में, जिस पीरियड में रेंट फ्री एकोमोडेशन है, तो सभी एम्प्लॉयर की ऐड करूंगा। मान लो 2 जगह कर रहा हूं तो दोनों की ऐड होंगी, और ये पूरा सैलरी का मीनिंग पूरा बेसिक सैलरी ये सब टैक्सेबल अलाउंस सब। तो माई क्वेश्चन इज कि मैं 2 जगह जॉब कर रहा हूं, एक जगह से मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सैलरी रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालने के लिए मैं केवल उसी एम्प्लॉयर का ये सब लूंगा और उसका 15% करूंगा जिससे मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन मिली, या दोनों एम्प्लॉयर का ये सारा लूंगा और फिर 15% करूंगा। बताइए एक एम्प्लॉयर या दोनों एम्प्लॉयर? देखो एज पर लॉजिक ऐसा लगता है कि जहां से मिला उसी की बात कर रहे हैं। बोले ना भैया, एट चूंकि लॉ कह रहा है कि 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी दूसरे एम्प्लॉयर की भी यहां पर आएगी, तो भैया जितने भी एम्प्लॉयर एट ए टाइम है उन सबकी हम लेंगे यहां पर, और उसका 15, 10 या 7.5% करेंगे। 2 एम्प्लॉयर है दोनों की लेंगे। अच्छा एक सवाल और सोच के जवाब देना, मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन 1 जुलाई से मिली है, 1 जुलाई से, तो ये सब जो है ये 1 जुलाई से 31 मार्च तक का लूंगा, या 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का लूंगा, या पूरे साल का लेके 9 महीने का एवरेज कर दूंगा? क्या करूं तीनों में से? 1 जुलाई से 31 मार्च तक की, या 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 अप्रैल से 31 मार्च डिवाइड बाई 12 इंटू 9 एवरेज? नहीं, ध्यान से सुनना, जिस डेट से मुझे एकोमोडेशन मिली है वहां से लेके 31 मार्च तक, यानी मान लो वहां से मुझे 31 मार्च तक मिली, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने, इन्हीं 9 महीने का सब कुछ मुझे लेना है। ध्यान रखना ये बात, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? तो बताओ समझ आई कि नहीं आई? और जितने महीने के लिए मुझे एकोमोडेशन मिली है उतने महीने का लेना है। 4 महीने की तो 4 महीने, 8 महीने 8 महीने, 12 महीने तो 12 महीने। बोलो ये यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं?
सेकंड है रेंटेड या लीज्ड। मेरे बॉस ने रेंट पे या लीज पे लेके मुझे दिया तो क्या होगा? सैलरी में मैंने लिखा है बेसिक सैलरी, डीए इफ, कमीशन किसी भी प्रकार का, फीस, बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज, मंथली पेंशन, लीव सैलरी ईयर टू ईयर वाली, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाली नहीं, ईयर टू ईयर वाली। रेंटेड और लीज्ड लोअर ऑफ 15% ऑफ सैलरी और रेंट, सेम सेम, यानी जो सैलरी मैंने ऊपर बताया उसी सैलरी का 15% और रेंट विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल। यहां भी सेम, यहां भी सेम, मतलब 15-15%। इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि सर अगर रेंटेड या लीज्ड मकान हुआ तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि किस शहर में, क्योंकि तीनों जगह 15-15-15% सेम प्रोविजन है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ये वाली बात भी थोड़ा जल्दी लिखा कीजिए, टाइम बचता है, ठीक है ना? चलिए, बाकी लोग को भी समझ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा मेरी बात ध्यान से देखिएगा। चाहे तो यहां से, चाहे यहां से और चाहे यहां से, इन तीनों से जो भी वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री, सॉरी अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन, अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन। हाँ जी बोले। ओके, तीनों में से कुछ भी आए, चाहे यहां से, चाहे यहां से और चाहे यहां से, वो आएगी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन। और उसके बाद इसमें ऐड करते हैं, अगर मान लीजिए फर्नीचर भी दिया है तो हायर चार्जेज, अगर किराए पे लेके दिया है तो हायर चार्जेज ऑफ फर्नीचर ऐड कर दीजिए, और अगर ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर दीजिए। ध्यान रखना, मैंने यहां शब्द यूज किया है ओरिजिनल कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में WDB दी है तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट पर फोकस करना है, और उसका 10%। और पर एनम है, अगर 8 महीने के लिए है तो जो भी आएगा डिवाइड बाई 12 इंटू 8 महीने का निकल आएगा आपको, ठीक है? और ये हम जब ऐड कर देते हैं तो ये कहलाता है वैल्यू ऑफ फर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन। और कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एकदम फ्री रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं देता, कुछ रेंट उसकी सैलरी में से काट लेता है। तो जो रेंट एम्प्लॉय पे करेगा एम्प्लॉयर को, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, वो आपने यहां पर माइनस कर देना। और अब जो वैल्यू आएगी इसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ कंसेशनल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, कंसेशनल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, कंसेशनल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। बताएं आप मुझे, एकदम समझ आया या नहीं आया? कोई डाउट है तो पहले वो पूछें, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्लियर है तो लिख दीजिए क्लियर है। फास्ट लिखा कीजिए प्लीज। क्लियर है तो क्लियर लिखें ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए साहब, अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट लेंगे। फाइन, क्लियर, ठीक है जी। अब सुनिए मेरी बात, आप आगे ये देखिए।
अब यहां लिखा हुआ है सी पॉइंट में, सर ये सब लिमिट याद कैसे करेंगे? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये आप 5-7 बार जब क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आपको अपने आप रट जाएंगी चीजें। जब आप 10 क्वेश्चन सैलरी के सॉल्व कर दोगे ना तो सारे प्रोविजन रट जाएंगे आपको, सो घबराइए मत, ठीक है। चलिए, अब बात आ रही है ये वाली, यहां क्या कहा गया है, प्लीज ध्यान सुनना, क्योंकि आज तक इसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और अगर पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आप ही सॉल्व कर पाओगे, या जिन बच्चों को ये पढ़ा होगा वही सॉल्व कर पाएंगे, हर नहीं कर पाएगा कोई। इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना, और भगवान से हमेशा एक बात प्रे करना कि पेपर टफ से टफ आए, क्योंकि पेपर जितना टफ आता है मार्क्स उतने ही अच्छे आते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें, है ना। जब इजी पेपर आता है तो सब कराते हैं, टफ आता है तो केवल पढ़ने वाले मेहनती बच्चे करते हैं। और हमारी ये सीए की डिग्री यार मेहनती और हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट लोगों को तो मिलनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, सो अब बात आई कि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड करा दी, और देखिए यहां पर एक शब्द मैंने लिखा है, ध्यान से देखना, एनी। एनी मतलब चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, सबके लिए एक ही लॉ है। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड करा दी है, तो वो कह रहे हैं 24%, जो अभी आपने 15% किया था, ये है ना, अभी मैंने करवाया था ना आपको ये वाला, ये देखिए 15% और रेंट। अच्छा एक मिनट, 15% और रेंट ये करवाया था ना मैंने ये वाला, है ना। तो बस 15 की जगह 24 हो गया। होटल महंगा है तो नेचुरल बात है थोड़ा ज्यादा तो होना ही चाहिए ना, तो इसलिए 24 कर दिया गवर्नमेंट ने। चलिए साहब, फिर क्या हुआ, फिर देख लेते हैं। और एक्चुअल चार्ज पेड और पेबल दोनों में जो लोअर है वो टैक्सेबल होगा। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, सोच के जवाब देना, मैं देखता हूं मेरे बच्चे कितना ध्यान से मुझे सुनते हैं। मेरे बॉस ने मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन होटल में एक रूम प्रोवाइड करा दिया। अब रूम था तो खाना पीना रहना सब कुछ होटल में हो रहा है, तो मेरे बॉस ने पूरा बिल पे कर दिया, खाना पीना रहना सबका। और फिर मुझसे कहा गया, मुझसे पूछा गया कि भाई, मतलब मेरे बॉस ने सब पे कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे रेंट फ्री एकोमोडेशन की टैक्सेबिलिटी करनी है, कैसे करूं? पूरे बिल को, यानी जो एक्चुअल चार्जेज पेबल हैं पेड टू होटल, ये कौन सा लूं? पूरे बिल का लूं या केवल रेंट, रूम रेंट से रिलेटेड लूं? रिगार्डिंग रूम रेंट, क्लियर। अच्छा, अब एक सवाल और आया, 24% ऑफ सैलरी, दोनों में जो लोअर है वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। लेकिन ये वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर एवब शैल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूज इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। दो कंडीशन क्या है कि जो होटल में एकोमोडेशन उसे मिली थी उसमें वो 15 दिन से ज्यादा नहीं रहा, ये लॉ में लिखा हुआ है 15 डेज, और ट्रांसफर के कारण रहा, मतलब मेरा एक शहर से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ तो मेरे लिए नई एकोमोडेशन ढूंढने में मेरे बॉस को थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक वो मुझे होटल में ठहरा देता है। तो अगर मैं होटल में ड्यू टू ट्रांसफर रहता हूं और 15 दिन से ज्यादा नहीं रहता हूं तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, ये 24% वाला कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है अगर मैं ट्रांसफर की वजह से रहता हूं 15 दिन से ज्यादा नहीं रहता हूं। लेकिन साहब मैं तो रहता हूं 21 डेज और ट्रांसफर की वजह से रहता हूं, तो बताइए अब टैक्सेबिलिटी होगी या नहीं होगी, फटाफट बताओ। 21 डेज रहता हूं, ट्रांसफर की वजह से रहता हूं, 6 दिन फालतू हो गए, टैक्सेबिलिटी होगी। अब ये टैक्सेबिलिटी होगी तो वो कैसे होगी, वो समझने वाली बात है जी, वो हमें समझना होगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन, जरा ध्यान से देखना कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना, यही स्टूडेंट गलती कराएंगे एग्जाम में अगर आ गया तो। लोअर शैल बी एग्जेम्प्ट, नंबर 1 24% ऑफ सैलरी, और नंबर 2 रेंट। ये एग्जेम्प्ट, सॉरी एग्जेम्प्ट लिख गया मैं, टैक्सेबल, टैक्सेबल जो दोनों में लोअर है वो टैक्सेबल होगा। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं 6 डेज रहा एक्स्ट्रा, 21 डेज रहा था, 6 दिन एक्स्ट्रा रहा, तो 15 दिन तक गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। अब 6 दिन एक्स्ट्रा रहा
तो टैक्सेबिलिटी जो होगी 6 दिन की, वो कैसे निकाली जाए, जरा सोच के बताइए आप लोग, कैसे निकालें वो 6 दिन की टैक्सेबिलिटी। देखो सैलरी का मीनिंग वही रहेगा, कहाँ गया जी ये। अब जरा बताओ, यहां तो 6 दिन का रेंट आ गया, तो सैलरी पूरे महीने की लूं या 6 डेज की लूं, जो सैलरी का ही मीनिंग है ये वाला, ये कितने दिन की लूं, सब लोग लिखें फटाफट से, ये कितने दिन की लूं ये वाली, 6 डेज की। अब जरा बताओ, सैलरी तो पूरे महीने की होती है, मान लो सब कुछ जोड़ जाड़ के 1,20,000 बन गया एक महीने का, तो मल्टीप्लाइड 6 कर दूं, डिवाइड बाई क्या करूं 30। बस यही गलती होती है स्टूडेंट से, कुछ मत करना, ध्यान से सुनना। आप ये देखना ये घटना किस महीने की है, सर जून की है 30 कर दो, सर नहीं फरवरी की है 28 कर दो, नहीं सर जुलाई की है 31 कर दो, लो जी खत्म कहानी, क्या दिक्कत है। जिस महीने की ये घटना है बस उस महीने के नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपने निकालना है। तो बताइए एकदम समझ आया कि नहीं आया, फटाफट से बताइए। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे की बातें देखते हैं। अगर मुझे एकोमोडेशन रिमोट एरिया ऑफशोर एरिया में दिया, यानी जहां दूर दूर तक जंगल है और वहां बस किसी एम्प्लॉय ने एक फैक्ट्री लगा दी और उस फैक्ट्री में एम्प्लॉय वर्क करते हैं, वहीं एक रहने की जगह लगा दी और वहीं पर लोग रात को सो जाते हैं, 15-20 एम्प्लॉय, दूर दूर तक जंगल है, ऐसे एरिया में मान लो कोई एम्प्लॉय जॉब करता है और फिर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई तू जहाँ रहेगा और खाएगा पिएगा ना, तो रहने का भी और खाने पीने का भी सबका हम टैक्स लगाएंगे। बताइए ऐसी जगह कौन जाके जॉब करना चाहेगा। और एक बार बताइए, सर्विस करके मतलब गवर्नमेंट को इंडस्ट्री से ज़्यादा टैक्स मिलता है या एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय से? ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री से। तो इंडस्ट्री से जब टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो बताइए वो अपने उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉय को बोलेगी कि तुम ऑफशोर एरिया रिमोट एरिया में रहते हो, तो भैया जो तुम्हारी रहने और खाने की वैल्यू है उस पर हम क्या लगाएंगे, टैक्स। तो बताइए कौन जाएगा जॉब करने के लिए। इसलिए रिमोट एरिया में यहाँ रेंट फ्री एकोमोडेशन है, आगे खाने पीने का भी आएगा, मैं दोनों एक साथ खत्म कर देता हूँ। रहना खाना पीना सब रिमोट एरिया में टैक्स फ्री है, एम्प्लॉय के एंड में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। चलिए साहब, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन पहले मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, फिर मैं उसे समझाऊंगा। आप लोग समझने की कोशिश करें, फटाफट से पढ़ें उसे। ये वाला प्रोविजन सब लोगों ने पढ़ना है, ये वाला फटाफट से पढ़ें इसे। हाँ जी, अब सुने मेरी बात ध्यान से। एट ए टाइम डबल एकोमोडेशन गिवन है, तो गवर्नमेंट कह रही है 90 दिन या 3 महीने, दोनों में जो लोअर होगा वो हम टैक्सेबल करेंगे, और बाकी दोनों में लोअर को टैक्सेबल और उससे ऊपर है तो फिर पूरा टैक्सेबल। सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, लो जी क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने मुझे, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, 1/4/2020 से रहता हूँ। मेरा ट्रांसफर मुंबई हो जाता है 1/9/2020। अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सोच के फटाफट जवाब देना। मेरे बच्चों का इस डेट को स्कूल या कॉलेज सेशन चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। मैंने अपने बच्चों को ऑप्शन दिया, मैंने कहा बेटा एक काम करो, सब लोग अपना सामान भी बांधो मेरे साथ और चलो मुंबई, और वहां मैं आपको अगले सेशन में एडमिशन दिला दूंगा और आप पढ़ लेना। एक ऑप्शन अभी अपने साथ ले जा रहा हूं। दूसरा,
मैंने अपने बॉस से बोला कि सर मेरे वाइफ और बच्चे इसी घर में रहेंगे, मैं मुंबई कहीं भी रह लूँगा, आप ना मेरे घर वालों को ये अलाउ कर दो, और बच्चों का जब सेशन पूरा हो जाएगा तो बच्चे आ जाएंगे। मेरा बॉस बोला एक काम कर, दिल्ली वाला तेरी फैमिली के पास घर रहेगा और मुंबई वाला मैं तेरे को दे रहा हूँ, दोनों एकोमोडेशन में रहे, और जब तेरे बच्चे आ जाएंगे तो दिल्ली वाला घर खाली कर देना। ठीक है, आप बताइए मैं अपने बच्चों को अपने साथ अभी लेके जाऊं या सेशन कंप्लीट होने के बाद लेके जाऊं? सेशन कंप्लीट, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब दिल्ली वाला घर भी है और ये भी है। अब मेरा मुंबई ट्रांसफर हो गया और मेरी फैमिली 1/1/21 को शिफ्ट कर गई टू मुंबई, शिफ्टेड टू मुंबई। प्लीज ध्यान से सुनना, बस सिंपल सा केस है और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो, इस डेट से मुझे डबल एकोमोडेशन मिली, क्योंकि यहां से यहां तक तो केवल दिल्ली थी, तो इसकी वैल्यूएशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये टैक्सेबल हो गया, कहीं इशू नहीं है, जैसे वैल्यूएशन अभी करवाई थी वैसे। अब यहां से और यहां तक दोनों एकोमोडेशन है, दोनों। अब ये महीने कितने हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स। डबल एकोमोडेशन रही 4 मंथ्स। ठीक है जी, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 3 महीने या 90 डेज, 90 डेज और 1 मंथ, ये नेक्स्ट मंथ हो गया अलग। 4 महीने डबल एकोमोडेशन रही। यहां पर दिल्ली वाले घर की भी वैल्यूएशन करेंगे और मुंबई वाले की भी करेंगे, और भैया इन दोनों में जो लोअर है वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों में जो लोअर होगा, वैल्यू करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लोअर होगा। और यहां पर बताइए क्या होगा? दिल्ली प्लस मुंबई दोनों टैक्सेबल होंगे। और बताइए इसके बाद अब दिल्ली वाला घर कहाँ गया? खत्म, कौन सा रह गया? मुंबई वाला। तो मुंबई वाला यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब यहां से यहां तक केवल दिल्ली वाला घर टैक्सेबल, यहां से यहां तक 4 महीने थे तो 4 को मैंने 3 और 1 महीने में बांटा। दिल्ली वाला घर और मुंबई वाला दोनों का वैल्यूएशन किया, दोनों में जो लोअर है वो टैक्सेबल। 1 महीने दिल्ली प्लस मुंबई दोनों टैक्सेबल, क्योंकि 90 दिन के लिए छूट है, और उसके बाद मुंबई वाला टैक्सेबल। और 1 टैक्सेबल, 2 टैक्सेबल, 3 टैक्सेबल, 4 टैक्सेबल, चारों जोड़ दूं तो टोटल टैक्सेबल आ गया। बताओ एकदम समझ आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ। ऑल क्लियर? प्लीज टेल मी फास्ट। कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो फिर यस और नो कुछ लिखें। चलिए साहब, सो रेंट फ्री एकोमोडेशन इज ओवर। इंटरेस्ट फ्री लोन में कुछ नहीं है। इसमें याद रखिएगा कि अगर हम कोई लोन अपने एम्प्लॉयर से लेते हैं तो पर्पस देखना होगा किस पर्पज के लिए है। तो हमारा लोन अगर बॉस फ्री ऑफ इंटरेस्ट कोई लोन देता है मान लीजिए हमें, तो जो फ्री ऑफ इंटरेस्ट हमारा बॉस लोन देगा, फ्री ऑफ इंटरेस्ट, तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमारे एंड में टैक्सेबल हो जाएगी वैल्यू। मान लो मैंने अपने बॉस से लोन लिया और हाउस लोन लिया, और हाउस लोन का 1 अप्रैल 2020 को रेट मान लो 8.5% है, 8.5% है। तो बस मेरे बॉस ने फ्री ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो जितना भी लोन अमाउंट है 8.5% के हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए मेरे बॉस ने कंसेशनल दिया है, करे भाई मैं तेरे को 4% पे दूंगा, तो 8.5% एसबीआई का रेट है, 4% मुझे पे करना पड़ रहा है, तो मुझे फायदा कितना होगा? 4.5%। तो 4.5% मेरे हैंड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ये छोटे छोटे लोन है और ड्यूरिंग द ईयर ये पेटी लोन कहलाते हैं, 20,000 से ऊपर नहीं बने तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। लेकिन पॉइंट नंबर 2 ध्यान से सुने, ये लोगों को समझ नहीं आता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। देखिए, एम्प्लॉय ने अगर अपने एम्प्लॉयर से किसी स्पेसिफाइड डिसीज के लिए लोन लिया है, मान लो 10 लाख रुपया लिया है, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मैं सवाल भी पूछूंगा। स्पेसिफाइड डिसीज के लिए 10 लाख रुपए लोन 110/20 को लिए, और जिस व्यक्ति का
ये जिस मतलब एम्प्लॉय ने जिस व्यक्ति के लिए लोन लिया ये डिसीज के लिए, उसका मेडिकल इंश्योरेंस भी था, मेडिक्लेम मिल गया 8 लाख, और वो मिल गया 1/12/2020 को। और इसी दिन, क्योंकि देखिए लोन लिया है अपने बॉस से, लौटाना पड़ेगा, 8 लाख उसने रीपे कर दिया अपने बॉस को ऑन सेम डे, या एक आध दिन आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट कह रही है कि भैया जो लोन लिया, एक भी पैसे की ब्याज बेनिफिट नहीं माना जाएगा, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। 8 लाख रुपए रीपे हो गया, बचा 2 लाख, 2 लाख भी बीमारी के लिए यूज हुआ है, इसलिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। बट मैंने क्या किया, ये रीपे किया इस डेट को, ये 8 लाख रुपया रीपे किया इस डेट को अपने एम्प्लॉयर को। तो जरा बताना, बीमारी के लिए ये वाला पैसा खर्चा हुआ था, तो ये वाला पैसा जो है 8 लाख जो मेडिक्लेम मिला है, 2 महीने मेरे पास रहा, और मैंने ये पर्सनल यूज किया कि नहीं किया, सब लोग बताइए। 2 महीने मैंने ये पर्सनल यूज किया कि नहीं किया? यस। तो गवर्नमेंट बोली कि भैया 8 लाख पे 2 महीने का आपको पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई का, उसके हिसाब से टैक्सेबल बेनिफिट होगा, और एम्प्लॉय आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। बताइए, समझ आया? एकदम क्लियर? कोई डाउट है तो बताएं। ये फटाफट से देख लो, 1 मिनट में समझ आ जाएगा ये वाला। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक बार पढ़ लो आप लोग। चलिए, अब कार की बात आएगी जी। कार देख लेते हैं इसको। कार, वैल्यूएशन ऑफ कार। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कार यूज करने के लिए दी, बोले भाई कार चला तू और ये यूज कर ऑफिस घर सबके लिए। तो नेचुरल बात है, ये हुआ बेनिफिट, और अगर बेनिफिट है तो एम्प्लॉय के हैंड में क्या होना चाहिए? टैक्स। देखिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, और ये लो मैं आपसे ही बनवाऊंगा, आप ही बनाएंगे, चिंता मत कीजिए। मेरे साथ साथ सब लोग लिखना शुरू करें, और मैं जो पूछूं तुरंत जवाब देना। हेडिंग डालिए, वैल्यूएशन ऑफ कार परक्यूजेट्स। अगर मेरे बॉस ने मुझे कार दी है यूज करने के लिए, 2 तरीके की कार होंगी, अप टू 1.6 लीटर, दूसरा एक्सीडिंग 1.6 लीटर। एक्चुअली जो पावर होती है वो हॉर्स पावर में नापी जाती है, घोड़ों में ताकत ज़्यादा होती है, तो 1.6 लीटर बराबर 1600 हॉर्स पावर, और 1600 से ऊपर। हम अपने एग्जाम पास करने के लिए छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी कर लेते हैं यार, हालांकि 1600 हॉर्स पावर तक भी बड़ी गाड़ी आती है, मतलब बड़ी गाड़ी होती है, ठीक है, पर एग्जाम के लिए छोटी और बड़ी कर देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ केस रखूंगा, और लॉ आपने बनाना है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना। पहली कैटेगरी मैंने बनाई, कार एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, कार भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का, दोनों काम एम्प्लॉयर के। पर्पज ऑफिस पर्पज। अब बताइए, मेरे बॉस ने मुझसे कहा ये ले कार और फटाफट मेरा काम करके ला। जरा बताना, इस कार से मैंने काम किसका किया, अपना या अपने बॉस का? फटाफट बताओ, मुझे क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ क्या? नो। तो फिर भैया मैं क्यों टैक्स दूं? टैक्सेबिलिटी, ठीक है। चलिए,
मेरा बॉस बोला ऐसा है, ये कार तेरे पर्सनल पर्पज के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए। अब बताइए, अब मुझे सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए मिली है, बताओ मेरा फायदा है कि नहीं? यस, बिल्कुल है। तो जरा बताइए, मेरे बॉस ने जितना भी पेट्रोल, डीजल, रनिंग, रिपेयर्स जो भी हुआ, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं, ये हुआ। और जरा बताइए, ये तो गाड़ी की रिपेयर वगैरह उस पर रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेज हैं, बाकी कार भी तो घिसेगी या नहीं घिसेगी, तो डेप्रिशन भी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बताइए। बोलो यस। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार, ये टैक्सेबल होगा और यहां भी सेम होगा। क्लियर? चलिए साहब, तीसरा, दोनों पर्पज के लिए। ध्यान से सुनना, अपने आप लो बनाओगे तुम लोग। आप बताइए, गाड़ी बॉस की है, प्रैक्टिकली ऑफिस के लिए ज्यादा चलेगी या पर्सनल पर्पज के लिए ज्यादा चलेगी? ऑफिस के लिए भैया, पर्सनल नहीं, ऑफिस के लिए, जिसकी गाड़ी है उसके लिए चलेगी। हाँ, अगर किराए पे लेके दिए तो हायर चार्ज आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। चलिए, अब सुने मेरी बात। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर मुझसे पूछेगा कि तूने गाड़ी कितनी चलाई, मैं कहूंगा 5%, सिर्फ 5%। और वो क्या बोलेगा, बेवकूफ समझ रखा है, तूने अपने पर्सनल पर्पज के लिए ना 90% चलाई है, तू झूठ बोल रहा है 5% चलाई है। तो डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट होगा तो समस्या ये आएगी कि तय कितना कैसे हो कि कितना इसने पर्सनल चलाई और कितनी ऑफिशियल चलाई। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये बात जज करना बड़ा मुश्किल होगा, तो कैसे चेक करें? तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं भाई एम्प्लॉई, हम एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि इतने रुपए महीने पर तूने टैक्स देना है। अब तू चाहे 99% चला ले तो भी इसी अमाउंट पे टैक्स देना है, और तू 1% चला तो भी इसी अमाउंट पे टैक्स देना है। तो यहां पर जो डिस्प्यूट था एम्प्लॉई और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच, वो खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने यहां फिक्स किया एक अमाउंट 1800 पर मंथ, और ड्राइवर साहब भी हैं तो 900 रुपये पर मंथ, और बड़ी गाड़ी है तो 2400 पर मंथ। और ड्राइवर बताइए, बड़ी गाड़ी पे बड़ा ड्राइवर होगा, ऐसा थोड़ी ना है। सो ड्राइवर दोनों जगह सेम हो गया। अब मुझे बताइए, ये वाला फर्स्ट पार्ट एकदम लॉजिकली क्लियर है या नहीं? क्योंकि लॉजिकली क्लियर होगा तो तुम फटाफट अभी सेकंड अपने आप बना दोगे, मैं पूछूंगा और तुम लिखवाओगे। चलिए, अब मैं बी पार्ट लिखने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुने और बिल्कुल पूरी अटेंशन से मुझे देखेंगे और सुनेंगे। कार एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंस अब एम्प्लॉय का है, पर्पज ऑफिस, पर्सनल। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा, जवाब देना बोथ। चलिए साहब बताइए, कार बॉस की, पेट्रोल में अपनी जेब से डलवा रहा हूं और सिर्फ ऑफिस के लिए यूज कर रहा हूं, तो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? इनकम हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है? और टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। तो फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान हुआ। तो बताइए टैक्सेबिलिटी यहां क्या होनी चाहिए ऑफिस के केस में, फटाफट बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नील, बिल्कुल सही बोला आपने। अब पर्सनल की बात करते हैं, अब अपने आप दिमाग लगाओ। गाड़ी बॉस की, खर्चा मेरी जेब से, तो बताइए ये पूरा होना चाहिए या क्या होना चाहिए इन दोनों में से? देखो यहां पर बॉस का ही खर्चा था, बॉस की कार थी, तो ये दोनों बातें आई। अब बॉस की कार है, खर्चा मेरा है, तो ये दोनों कैसे हो सकता है भाई? बॉस की कार ही तो घिस रहा हूं मैं केवल। यस, अब सही आया आंसर एकदम। और वो क्या होगी? 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार, और यहां भी सेम। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चों ने लिखा ओनली डेप्रिसिएशन, मैं मान गया कि हाँ उनको समझ आने लग गई हैं चीजें। अब बात आएगी बोथ की, जरा बताओ। यहां पर
ये दोनों थी तो अमाउंट 1800 और 900 रुपए था। अब यहां सिर्फ एक ही चीज है, बताइए कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? अमाउंट 1800 से कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? लेस। बस तो गवर्नमेंट ने यहां कितना फिक्स किया? 600 पर मंथ, और ड्राइवर भी है तो 900 पर मंथ, और यहां 900 पर मंथ और ड्राइवर भी है तो 900 पर मंथ। बताइए एकदम क्लियर है कि नहीं? बी वाला पॉइंट एकदम क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताएं। और जिन्हें क्लियर है वो फटाफट मुझे बताएं। अब सी कैटेगरी क्या लिखूं? सी कैटेगरी क्या लिखूं? कार एम्प्लॉय की, एक्सपेंस भी एम्प्लॉय का, बोलो। इकबाल जी, नूर जी, दोनों ध्यान से सुने मेरी बात। आपने बड़ी कोशिश की बढ़िया से, बट एक बार मुझे बताइए, कार भी मेरी, खर्चा भी मेरा, तो मुझे फायदा क्या हुआ यार? मेरा तो लॉस ही लॉस हो रहा है। तो किस बात की टैक्सेबिलिटी? आपने पकड़ा नहीं, मैंने सिर्फ ई सिंगल लिखी, डबल नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई। अब समझ आया? ठीक है। तो कार एम्प्लॉय की और खर्चा एम्प्लॉयर का। अब चलिए फिर से लॉ बनाने बैठते हैं। ऑफिस, पर्सनल, बोथ। सब लोग मिलके बताएं, सब लोग मिलके बताएं। कार मेरी, खर्चा बॉस। अब वो कह रहा है तेरी कार है पर तू सिर्फ ऑफिस के लिए चलाएगा, मतलब मेरे को ऑफिस के लिए चलानी है तो मुझे कोई फायदा नहीं है, बल्कि मेरी कार घिस रही है, मुझे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? यस, टैक्सेबिलिटी नील, वेरी गुड, नील। पर्सनल पर्पज, अपने आप बताओ क्या लिखूं? सब लोग बताओ क्या होना चाहिए यहां पे? दो तुम बना चुके हो पहले ही। सोच के जवाब देना। कार मेरी, हाँ नूर आलम बिल्कुल सही लिखे हैं, एकदम सही। नूर आलम का एकदम सही है, सब लोग दिमाग लगाएं। क्या होना चाहिए? पर्सनल पर्पज है तो क्या होना चाहिए? संतोष भी ठीक लिख रहे हैं, इशिता ने भी ठीक लिखा है, तरुण भी ठीक, वेरी गुड। अब देखिए मैं आंसर लिख रहा हूं, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और सेम। भाई एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है तो मुझे फायदा क्या हुआ है? गाड़ी तो मेरी घिस रही है पर पेट्रोल वगैरह एम्प्लॉयर डलवा रहा है तो मेरा फायदा हुआ, बस वो टैक्सेबल हो गया। अब बोथ पर्पज, अब इसे ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब बताइए कार मेरी है, नेचुरल बात है पर्सनली ज्यादा चलेगी। फिर से दिक्कत आ गई, यहां बॉस की कार थी तो मेरे लिए अमाउंट फिक्स कर दिया कि तू इतने पे टैक्स दे दे। अब बताइए कार मेरी है तो सिक्योर्ड किसको करेंगे? बॉस को। और देखिए कैसे सिक्योर्ड किया, ध्यान से देखें। एक्चुअल एक्सपेंसेज माइनस 800 पर मंथ, और ड्राइवर भी है तो 900 पर मंथ। ऐसे ही यहां पर एक्चुअल एक्सपेंसेज माइनस 2400 पर मंथ, ड्राइवर भी है ये पर मंथ। अब जो आएगा दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल। लॉजिक बड़ा साफ है। टोटल खर्चे में से ये खर्चा किसके रिगार्डिंग मान लिया गवर्नमेंट ने? ऑफिस के रिगार्डिंग, राइट? तो ये अपने आप किसके रिगार्डिंग बचा? एम्प्लॉय के, और एम्प्लॉय क्या देगा इसके ऊपर? टैक्स, राइट? बताइए समझ आया कि नहीं आया? चलिए अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर एम्प्लॉय ये प्रूव कर दे कि ऑफिस के रिगार्डिंग खर्चा इस अमाउंट से ज्यादा हुआ है, मान लो टोटल खर्चा हुआ है 1 लाख, और वो प्रूव कर दे कि ये खर्चा 80,000 ऑफिस के रिगार्डिंग है, तो गवर्नमेंट कह रही है हम 20,000 ही तेरे हैंड में टैक्सेबल करेंगे। यानी ये नहीं करेंगे, फिर वो लेस कर देंगे जो तू ये प्रूव कर देगा कि ऑफिस के रिगार्डिंग इतना है। तो 80,000 ऑफिस के रिगार्डिंग वो प्रूव कर दे। अब प्रूव कैसे होगा? बस ध्यान से सुनना, प्रूव कैसे होगा बहुत ध्यान से, सिंपल है। एक बताओ, मेरी कार में एक कॉपी में रख लेता हूं और उसमें मैं लिखता हूं कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक मैं यहां गया, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक मैं यहां गया, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक मैं यहां गया। मैंने अपने हाथ से ही लिखना है, तो जरा बताओ
मैं अपने हाथ से ही लिखूंगा, तो जो मेरी पर्सनल खर्चे होंगे वो भी मैं किसके गले डालने की कोशिश करूंगा, जरा बताना फटाफट। ऑफिस। तो बताइए, ये बड़ा इजी सा काम नहीं होगा? अच्छा, अब आप एक काम कीजिए, ऑफिस के गले डाल दिया, 80,000 लेस हो गए, 20,000 टैक्सेबल। अच्छा, अब क्या ऑफिस इस पे कोई एग्जाम्शन बोलेगा, ऑब्जेक्शन लेगा कि यार तूने मेरे अकाउंट में इतने 80,000 क्यों डाल दिए? सोच के बताना। क्या ऑफिस को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि 80,000 मेरे अकाउंट में गए हैं, कोई बात नहीं, मेरे मतलब मेरे नाम से लेस कर लो, 20 पे टैक्स लगेगा? एम्प्लॉयर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जेब से 1 लाख खर्च हो चुका है, और ये 1 लाख खर्च जो हुआ है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर चुका है, तो उसको तो पूरे 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी। बट जब बात आती है एम्प्लॉय के हैंड में, तो वो कह रहा है कि एम्प्लॉय ने प्रूव कर दिया 80,000 ऑफिस के रिगार्डिंग है, तो एम्प्लॉय के हैंड में केवल 20,000 टैक्सेबल होगा। तो वो अपने एम्प्लॉय से रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अपने एम्प्लॉय के लिए वो तो ये कहेगा भाई 80,000 भी क्यों दिखा रहा है, कोशिश कर कि पूरा 1 लाख ऑफिस के लिए ही हुआ है, तो तू 1 लाख ही लेस कर ले। राइट? तो एम्प्लॉयर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एम्प्लॉय ने कितना प्रूव किया, एम्प्लॉय जितना प्रूव कर देगा इनकम टैक्स वो माइनस करके बैलेंस पे क्या दे देगा, टैक्स दे देगा। बताइए, एकदम समझ आया कि नहीं आया? अगर कार ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए, तो वो ट्रांसपोर्ट में जाके बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस पर्पज कोई दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। मेरे बॉस ने मुझे एक से ज्यादा कार यूज करने के लिए दी। एम्प्लॉय यूजिंग मोर देन 1 कार। मेरे बॉस ने मुझे एक से ज्यादा कार यूज करने के लिए दी। फॉर एग्जाम्पल, एक मुझे दी कैमरी, एक मुझे दी फॉर्चूनर, एक मुझे दी मर्सिडीज, एक फरारी। फरारी, FARRARY, फरारी। ये 4 कार मेरे बॉस ने मुझे दोनों पर्पज के लिए यूज करने के लिए दी। बोले भाई दोनों यूज कर दो। अमीर बॉस, यस सुवांशु, मेरा बॉस बहुत अमीर है। राइट? तो मुझे 4 कार दे दी उसने यूज करने के लिए। ठीक है सर। अब इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि इनमें से कोई सी भी एक कार तो मानी जाएगी बोथ पर्पज के लिए, एक कार, और बाकी मानी जाएंगी पर्सनल पर्पज के लिए। इनमें से कोई एक बोथ पर्पज और बाकी पर्सनल पर्पज। देखना चाहता हूं मेरे स्टूडेंट क्या सजेस्ट करते हैं, मुझे कौन सी बोथ पर्पज के लिए रखनी चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस है फरारी का। राइट? तो मुझे ये बोथ पर्पज के लिए रखनी चाहिए, शो करनी चाहिए। कल तो मैं दोनों चारों कार को बोथ पर्पज के लिए, पर सबसे ज्यादा मेंटेनेंस, सबसे ज्यादा खर्चे वाली को मैंने बोथ पर्पज रखा। और बोथ पर्पज रखते ही, चूंकि बड़ी गाड़ी है, 2400 पर मंथ, और ड्राइवर भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और बाय डिफॉल्ट फिर ये तीनों मानी जाएंगी क्या, बोथ पर्पजेज। और बोथ पर्पजेज में, सॉरी बोथ नहीं, क्या लिखेंगे आप, पर्सनल पर्पज, आई एम सॉरी। एक गाड़ी बोथ पर्पज, बाकी पर्सनल पर्पज। और पर्सनल पर्पज है तो बताइए क्या लिखूं, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेज, और प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार। बताइए, एकदम समझ आया? तो ये टैक्सेबिलिटी होगी, ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा आपका। यानी एक कार मानी जाएगी बोथ पर्पज के लिए, और बाकी कार मानी जाएगी पर्सनल पर्पज के लिए। पर्सनल रनिंग मेंटेनेंस प्लस 10%, और बोथ है तो 2400 प्लस 900, अगर ड्राइवर भी है तो इस तरीके से ये टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो बताइए, एकदम क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछे, कोई भी डाउट है तो प्लीज। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्लास मतलब एंजॉय करते हो आप लोग?
अच्छा लगता है? समझ आती हैं चीजें, या ऐसे ही लिख देते हो यस सर यस सर? अच्छा आती हैं, हाँ सर अच्छा है। ओके ओके आती हैं, वेरी गुड, एंजॉय करते हैं सर, शाबाश, यही चाहिए मुझे। जानते हैं मुझसे कई लोग बोलते हैं कि संजीव जी यार आप शाम की क्लास होती है तब भी आप इतनी एनर्जी से पढ़ाते हैं, मतलब जब तक मेरी तबीयत बहुत खराब नहीं होती मेरी एनर्जी लेवल लो नहीं होता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैं ना पढ़ाने में एंजॉय फील करता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है पढ़ाने में। तो बस मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बस मेरी बात एक आज गांठ मान लेना। जिंदगी में कुछ बनना है, बड़ा इंसान बनना है, बड़ा नाम करना है, तो बस एक बात ध्यान रखना, जिस काम को करो उसमें एंजॉयमेंट फील करना, एंजॉय करना, काम को करते वक्त एंजॉय होना चाहिए तुम्हारा, एनर्जेटिक होने चाहिए। एंजॉय करोगे ना तो उसका रिजल्ट कई गुना तेज आएगा, कई गुना बड़ा आएगा आपका। सो अभी अभी आपका काम है पढ़ने का, जी भर के पढ़ो, खूब एंजॉय करो पढ़ने को, जितना मन लगा के पढ़ोगे ना मैं गारंटी देता हूं उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कभी खराब नहीं होता, पढ़ने वाले बच्चे, मेहनती बच्चों का रिजल्ट हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो बस आप ध्यान रखिएगा, आप बस मन लगा के पढ़िए, खूब जी लगा के पढ़िए, और जो डाउट आने में तो करूंगा ही क्लियर। और देखिए शीला मैम ने, सोनिया मैम ने हमारा क्या बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप, अब तो आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो, राइट? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मन लगा के बस पढ़िए और एंजॉय कीजिए। पढ़ाई को ना बर्डन मत लेना, बस एंजॉय करना, जो सब्जेक्ट पढ़ो मन से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, लॉजिक से पढ़ना है। देखो कितने मजा आएगा आपको, बहुत एंजॉय करेंगे आप। चलिए मैं अगली चीज लेता हूं, वेट नहीं करता टाइम, आगे चलते हैं। अगली चीज, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक। वाह ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, टूरिंग ट्रैवलिंग। चलिए बात करते हैं इसकी, घूमने फिरने की। ग्रुप का लिंक है उसमें, ऊपर ही था लिंक, तो वो लिंक होगा, देख लेना, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता उसका, नहीं तो कल की क्लास में फिर दोबारा डलवा देंगे, फिर ऐड हो जाना आप, ठीक है तरुण? चलिए साहब आगे बात करते हैं, आगे बात, वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग टूरिंग एटसेट्रा पेड और रिम्बर्स बाई एम्प्लॉयर। देखिए साहब देखिए यहां पर एक काम करता हूं, मैं आपका एक डाउट खत्म कर देता हूं। लो यार, मैं अपना फोन नंबर लिख देता हूं आपको, ये लो, तो जिनको लिंक की प्रॉब्लम होगी वो मुझे इस पर हेलो सर और अपना नाम लिख के भेज देंगे, तो मैं उसे लिंक भेज दूंगा, क्योंकि मुझे तो शायद मैम ने अभी ऐड कर ही दिया होगा, तो मैं आपको फिर भेज दूंगा और आप ऐड हो जाएंगे उसमें। नंबर है 9910205262, राइट? 99, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 9910205262, राइट? तो इस पर मुझे भेज देना आप, हेलो सर अपना नाम लिख के, हेलो सर जैसे मान लो तन्वी पूछ रही है, हेलो सर तन्वी दिस साइड, तो मैं फिर लिंक आपको भेज दूंगा, ऐसे कर करके अपना नाम भेज देना, मैं कर दूंगा आपको, ठीक है? डोंट वरी, अभी हम पढ़ने पे ध्यान देते हैं, ये काम हो जाएगा। चलिए साहब, चलिए साहब, अब बात आती है घूमने की। तो जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घूमने में बड़ा एंजॉयमेंट होता है, मतलब मेरे को भी बड़ा पसंद है यार, कहीं घूमने की बात आती है, कभी मैं घर आऊँ मेरी वाइफ कहे कि ऐसा है जी अब कहीं बाहर घुमा लाओ 5-7 दिन के लिए, हैं, तो मुझे घूमने में बड़ा मजा आता है, और मैं 5-7 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने चला जाता हूँ, मान लो इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं भी घूमने जाता हूँ, तो मुझे ना वो घूमने में बहुत मजा आता है, बड़ा एंजॉय करता हूँ, बड़ा चीयर अप रहता हूँ, बड़ा खुश रहता हूँ, मतलब एक एनर्जी सी आती है। अच्छा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब आदमी मन से काम करता है ना, तो 2-3 महीने जब लगातार मन से काम करता है तो उसका मन ही करता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो चेंज के लिए घूमने फिरने जाते हैं। ऐसे ही हमारा बॉस, अगर मान लीजिए हमारा बॉस बड़ा अच्छा और दिमाग चलाने वाला व्यक्ति है, तो जानते हैं वो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉय से चाहता है कि खूब जी भर के काम करें वो, तो जानते हैं जी भर के काम वो तब कर पाता है एम्प्लॉय, वो जी भर के उनको एंजॉयमेंट भी कराए। तो एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉय ने कहा कि भाई ऐसा है, अपने एम्प्लॉय को एक दिन मतलब एक मीटिंग रूम सा होता है वहां बुला लिया और बोला भाई ऐसा है, सब लोग ना नेक्स्ट वीक गोवा चल रहे हैं, सारे सारे एम्प्लॉय को उसने बोल दिया, सारे एम्प्लॉय तैयार हो गए। अब देखिए सारा खर्चा कौन करेगा, बॉस करेगा, तो उसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा हुआ। अब एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा कि नहीं, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ऐसे करेगा, कैसे करेगा, ध्यान से सुनना, सभी एम्प्लॉय को नहीं बुलाता, वो
अपने 50 एम्प्लॉई उनमें से 10-15 बुला दो, बोले भाई तुम इधर आओ, बुला लिए एक रूम में, और रूम में कहता है ऐसा है नेक्स्ट वीक सबकी मैं टिकट करा रहा हूं, सब गोवा चलो। अब 50 में से उसने केवल 15 को बोला, यूनिफॉर्मली सबको नहीं बोला। तो भैया फिर इनकम टैक्स वालों को एक पिक्चर थी क्रांतिवीर, उसमें नाना पाटेकर साहब ने एक डायलॉग दिया था कि तू कौन होता है भेदभाव करने वाला, जब भगवान ने हमें भेदभाव खून मिला देता है ना हिंदू मुस्लिम का, और फिर कहता है कौन होता है तू भेदभाव करने वाला। तो ऐसे ही हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है एम्प्लॉय से, भाई तू कौन होता है भेदभाव करने वाला, होता कौन है तू भेदभाव करने वाला, तू सबको बोल, तू अगर सेलेक्टिव को लेके जाएगा तो तेरे इन सेलेक्टिव को फिर हम देख लेंगे। कैसे देख लेंगे, बोले जितना तू खर्च करेगा वो तो हमें नहीं पता चलेगा कितना खर्च किया, बट बेटा एक काम हम कर सकते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट टूर ऑपरेटर को पूछेंगे कि भैया गोवा में इस ऐसे जाना है, इतने दिन के लिए जाना है, ये होटल है, ये फैसिलिटी है, ये साइट सीइंग है, जरा बता एक पैक्स का कितना खर्चा आएगा। उसने कहा जी 30,000 रुपीज, बस। तो जो 30,000 एम्प्लॉय मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंडिपेंडेंट टूर ऑपरेटर से पूछ लिया, तो भैया जो एम्प्लॉय खास एम्प्लॉय को लेके जा रहा है ना, उन खास एम्प्लॉय को इस 30,000 रुपए पे अपने अपने हैंड में क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अगर बचना है तो एम्प्लॉयर को सबको यूनिफॉर्मली बोलना होगा, लेकिन हाँ मान लो उसने 50 को बोला और 40 ही गए या 30 ही गए या 15 गए या 20 गए, तो उस केस में उसकी गलती नहीं है, फिर क्या है, फिर तो कोई टैक्सिलिटी नहीं है एम्प्लॉय के में। लेकिन उसने सेलेक्टिव लेके गया तो सेलेक्टिव को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। चलिए दूसरा, वेयर द ऑफिस एम्प्लॉइज ऑन ऑफिशियल टूर। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे कहीं जा रहा है और साथ में अपना हाउस होल्ड ले जाता है, मान लो अपनी वाइफ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी शादी हुई और अभी शादी हुए कुछ ही दिन हुए, और मेरे बॉस ने मुझे बोला कि भाई संजीव ऐसा आपको वहां जाना है, गोवा जाना है और 7 दिन का काम है, ये करके आओ। ठीक है सर। मैं शाम को घर आया तो वाइफ ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा यार मुझे 7 दिन के लिए गोवा जाना है। अब नेचुरल बात है यार, गोवा जाना कौन नहीं चाहता, और नई नई शादी हुई। तो पत्नी बोलती है जी ये क्या बात है, मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन मैंने बॉस को बोला, मैंने सर वाइफ अकेली रह जाएगी और वो चाहती है, तो कह रहा ले जा। अब मैं अपनी वाइफ को भी ले जा रहा हूं साथ। अब बात ये उठती है कि मेरा जाना जरूरी था और ऑफिशियल टूर के लिए, अब मैं अपनी वाइफ को भी साथ ले जा रहा हूं, तो मेरे बॉस ने मेरे और मेरी वाइफ का जितना भी खर्चा है सब बियर किया। तो बताइए क्या वाइफ की नीड थी, नो। मैं लेके गया घुमाने के लिए, तो उस केस में वाइफ के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ वो सारे का सारा मेरे हैंड में टैक्सेबल होगा, दैट्स ऑल। बात समझ आई। अब मैं थोड़े से फैक्ट्स चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए मेरी वाइफ इंजीनियर है और मुझे कुछ मशीन्स खरीदने जाना है, मेरे बॉस बोला कि जा मशीन खरीदने तुझे गोवा जाना है। मैंने कहा ठीक है। मेरे बॉस बोले संजीव आपकी वाइफ इंजीनियर, मैंने हाँ सर। बोले एक काम कर उनको भी ले जाओ, तुम दोनों मिलके जो है बढ़िया सा मशीन देख दाख के लेके आओ। मैं ले गया। अब मेरे और मेरी वाइफ के ऊपर पैसा खर्च हुआ, आप बताइए अब वाइफ वाला पैसा जो है जो खर्चा हुआ वो मेरे हैंड में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो नीड थी, जरूरत थी, इसलिए गए। चलिए तीसरा पॉइंट, वेयर एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज ए वैकेशन। मान लीजिए मैं ऑफिस के काम से गोवा गया था, गोवा बार बार बोल रहा हूं कि एक ही पॉइंट है तो क्लियर हो जाए। मैं बाहर गया, गोवा गया और काम 8 दिन में खत्म कर दिया मैंने। चलिए साहब, अब भाई पहली बार गोवा जा रहा हूं, बिना गोवा घूमे आ जाऊं तो मेरे दोस्त यार भी कहेंगे क्या पागल आदमी है यार, घूम के भी नहीं आया। तो मैंने क्या किया, 8 दिन में काम कंप्लीट किया और अपने बॉस को मैंने बोला कि सर मैं 4 दिन और रुकना चाहता हूं। बॉस ने कहा रुक जा कोई बात नहीं। अब 4 दिन का खर्चा भी मेरे बॉस कर रहे हैं, तो जरा बताइए 4 दिन का जो खर्चा मेरे बॉस ने किया, क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था या मेरे पर्सनल बेनिफिट के लिए था? पर्सनल, और पर्सनल है तो बताइए इस 4 दिन का क्या होगा, टैक्सेबल होगा ना? यस इट विल बी टैक्सेबल। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप मुझे बताइए मैं क्या बोलूंगा, 4 दिन मुझे घूमना है या कहूंगा 4 दिन का काम और बचा है सर, 4 दिन का काम अभी और बचा है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बोलते हैं लोग। खैर, और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है एनी अदर केस। एनी अदर केस, शाम को मान लीजिए मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ और दोनों बेटे मान लो बैठे हुए हैं और तीनों ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैं पहुंचा, मैंने भाई क्या है तो तीनों एक साथ बैठे हो, क्या बात है? कहते हैं जी आप कहीं घुमाने ही नहीं ले जा रहे, कहीं कुछ करते ही नहीं हो, इतने दिन हो गए। तो मैंने कहा अच्छा भाई कहाँ चलना है घूमने, कि कहीं भी घुमा दो। मैंने कहा चलो बताता हूँ। अगले दिन ऑफिस गया, अब मुझे खर्चों की टेंशन हो गई कि यार इतना खर्चा हो जाएगा बाहर घुमाने का।
बॉस बोले क्या बात है, आज तू बड़ा यार दुखी सा दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा सर वो वाइफ बच्चे बाहर घूमने की कह रहे हैं, और तो क्या हुआ, ले जा बाहर घुमाने। तो बेटा मेरे बीवी बच्चे मूवी से नहीं मांगते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मूवी देख के नहीं मानते। वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो अब कहाँ मानेगी बताओ मूवी से, हैं? तो मान लीजिए मैंने क्या मेरे बॉस से कहा, तो मेरे बॉस ने क्या किया, पूरी फैमिली की टिकट और बाहर होटल वोटल जो है बुक करा दिए, और कहे जाओ भाई गोवा घूम के आओ तुम 6-7 दिन के लिए। अब मैं 6-7 दिन के लिए बाहर गया, सारा खर्चा किसने किया? बॉस ने। अब बताइए बॉस ने जो खर्चा किया, ये सारा मेरे और मेरे परिवार के बेनिफिट के लिए था या मेरे बॉस के बेनिफिट के लिए था? हुज बेनिफिट? मेरे। तो इसका मतलब मुझे इस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो जो कुछ भी है वैल्यू आएगी उस पर मुझे क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। तो मैं समझता हूं टूर ट्रेवल एकदम क्लियर होगा आप लोगों को, फटाफट बताओ। एक टॉपिक और ले रहा हूं, वैल्यू ऑफ फ्री मील्स, टी एंड स्नैक्स एटसेट्रा। ध्यान से सुनना। देखिए अभी रिटर्न्स की डेट होती हैं, जैसे अभी कल परसों 15 फरवरी थी, तो एक्सटेंड हो गई थी। तो कई बार रिटर्न की डेट होती है, कई बार जीएसटी की डेट, लास्ट डेट वगैरह चल रही है, कभी कंपनी की डेट होती है, आरओसी की डेट्स होती हैं। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब होते हैं उनके पास काम होता है ऑफिस में, तो मैं आप लोगों को ही बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। लाइफ में जब भी आप ऑफिस जाएं, तो ऑफिस जाते वक्त घड़ी जरूर देखना कि तुम पहुंचे कितने बजे हो, लेकिन निकलते वक्त कभी घड़ी मत देखना कि यार 6 बज गए अभी तक हम निकले ही नहीं, 7 बज गए अभी तक हम निकले नहीं। जानते हैं जब आपकी ये सोच हो गई, तो ये सोच होती है मालिकों वाली, एंटरप्रेन्योर वाली, तो आपको एक दिन बॉस बनने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखना इस बात को। अरे यार घर पे भी जाके क्या करेंगे, जब हम सीए बन गए, या मान लो आज आर्टिकल हैं और हमारे बॉस को हमारी जरूरत है, और हम मान लीजिए 2 घंटे 4 घंटे इन लास्ट के 10 दिन 15 दिनों में लगा दें, तो दोस्त एक तो तुम्हें सीखने को मिलेगा, दूसरा इतने प्रेशर में काम करना आएगा, और तीसरा बॉस बॉस भी देखता है यार कि मेरा कौन सा बच्चा मेरे लिए मेहनत कर रहा है। तो जानते हैं जिस दिन तुम सीए बनोगे, तुम्हें खुद नहीं मालूम, तुम्हारे बॉस ही तुम्हें ऑफर कर देते हैं, बेटा कोई बात नहीं तू मेरी फर्म में ही पार्टनर बन जा। कितना बड़ा आपको भाई साहब सम्मान दिया, आपको अपनी फर्म में ही पार्टनर बना के। ध्यान रखिएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में, राइट, बड़े दिलदार होते हैं, बड़ा हृदय होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि मान लीजिए लास्ट डेट चल रही है, अब मान लो बॉस को अपने बच्चों को, आर्टिकल्स को या स्टाफ को थोड़ा लेट तक बैठाना है, तो उन्होंने क्या किया, 6-6:30 बजे कुछ चाय समोसे वगैरह मंगवा लिए, और बोले भाई सब लोग खाएंगे मिलके, खा पी लिए। अब खाने पीने के बाद देखिए मतलब एक वो कहती है कि हम खाते ही तो नहीं चलेंगे ना, काम करेंगे कुछ देर। हमने कुछ देर काम और किया, उसके बाद मान लीजिए हम जाने भी लगे, और हमारे बॉस ने हमसे कहा कि बेटा थोड़ा देर और जरा देख ले। बस बॉस ने सिर्फ ये बोलना है बेटा थोड़ा देख ले, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप बिल्कुल हेल्प करेंगे। बोले नहीं सर मैं करके जाऊंगा, है ना, और करके जाएंगे। तो बताइए जो बॉस ने खिलाया पिलाया, उससे फायदा किसको हुआ? बॉस को हुआ। आपका पेट भरा, आप में एनर्जी आई, आपने काम किया। तो ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा हुआ। तो बताइए एम्प्लॉय को तो पर्सनली तो कोई फायदा नहीं हुआ। बोलो हुआ क्या पर्सनली कोई फायदा? भाई खाएगा पीगा, ऑफिस का काम होगा बढ़िया से। तो इसलिए गवर्नमेंट बोली कि भैया जो भी बॉस अपने टी स्नैक्स वगैरह ऑफिस आवर्स में अपने एम्प्लॉय को देगा, हम एम्प्लॉय से कोई टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट तो मैं बता ही चुका था, रिमोट एरिया और ऑफशोर एरिया, यहां पर भी अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को खाने पीने के लिए कुछ देगा तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। तीसरा है फ्री मील्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, या तो बिजनेस प्रेमिसेज में या पेड वाउचर्स। देखिए होता क्या है, कई बार हमारे देश में क्या है, थोड़ा सा ना एम्प्लॉय कैजुअल हो जाता है कई बार, और कैजुअल होके वो क्या करता है, वो खुद नहीं समझता कि गलती क्या कर रहा है। जैसे देखिए सुबह मान लो वाइफ खाना बना रही है, सब्जी मान लो नहीं पकी, अब उसे और टाइम लग रहा है। अब हस्बैंड देख रहा है यार मैं लेट हो रहा हूं, तो या तो हस्बैंड वेट करे सब्जी बनने का, या फिर वो क्या बोलता है कि एक काम कर तू यार 4 पराठे ना मेरे को उसमें बांध के दे दे, रुमाल में या किसी में, मतलब मैं बता रहा हूं कैसी कैसी, या पॉलिथीन में या किसी छोटे से लंच बॉक्स में किसी में भी दे दे। ठीक है, आप ले गए। दूसरा बात, मम्मी पापा ने बचपन में एक पिंक व्हाइट कलर का मैं लंच बॉक्स दिलाया था, और नहीं ओवर टाइम में भी टैक्सेबल नहीं होगा शिवांशु, डोंट वरी, खाना पीना स्नैक्स वगैरह टैक्सेबल नहीं है।
तो अब बात क्या हुई, मम्मी पापा ने हमें बचपन में एक पिंक कलर व्हाइट कलर का लंच बॉक्स लाया था, आज वो बड़ा काला सा और बेकार सा हो गया है, लेकिन हमारे इमोशंस अटैच्ड हैं उसके साथ, हम उसी में लंच बॉक्स में लंच लेके जाते हैं। तीसरी बात, कोई इतना बड़ा है कि भाई इतना बड़ा लंच बॉक्स ले लिया और वो खाना लेके जाता है, दुनिया देखती है अरे यार बड़ा बड़ा लंच बॉक्स है, तो ये थोड़ा ना बड़ा अजीब सा लगता है, दुनिया देखती है। अब मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और लंच का टाइम हुआ, हमने क्या किया, अपना बस खाना वहीं खाना शुरू किया और कोई क्लाइंट उसी समय आ गया, तो वो देख रहा है भाई ये कैसे खा रहा है खाना, देखिए खाना आपका खा आप रहे हैं लेकिन वो वैसे ही परेशान हो रहा है, तो इससे क्या होता है कंपनी की थोड़ी सी इमेज अजीब सी होती है, बोले यार ये कैसे लोग हैं यार इसके आगे। तो उस स्थिति में जो एमएनसी वगैरह आई थी उन्होंने क्या कल्चर इंडिया में डेवलप किया कि भैया आप खाना मत लेके आना, खाना हम कराएंगे आपको। अब खाना या तो जो कंपनी है वहीं पे कैंटीन वगैरह वहां का बना दिया, या कहीं बाहर जैसे अग्रवाल स्वीट्स नाथू स्वीट्स वगैरह इसके वाउचर्स दे दिए, बोले जाओ बाहर जाके खाना खा लो। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई खाना प्रोवाइड हो रहा है, चाहे तो वो ऑफिस प्रमिसेज में या वो किसी पेड वाउचर के थ्रू किसी ईटिंग जॉइंट्स पर, गवर्नमेंट बोली 50 रुपया पर मील हम आपका एग्जेम्प्ट कर देंगे। देखिए यहां पर ये याद रखना है आपने ये देखिए लिखा है ना, वैल्यू ऑफ दिस इज अप टू ₹50 पर मील है, पर डे नहीं है। इसका मतलब अगर कंपनी लंच ब्रेकफास्ट डिनर दे रही है तो तीनों 50-50 रुपए इंडिविजुअली एग्जेम्प्ट होंगे, इंडिविजुअली एग्जेम्प्ट होंगे। और चौथा केस क्या है जी, चौथा केस एनी अदर केस। अब ये क्या है, सपोज मैं घर पहुंचा, अब वाइफ बच्चे बैठे हुए हैं, अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं कई बार ना स्कूल में सुनाते हैं बड़े अजीब अजीब नाम। अब घर पहुंचे, घर पहुंचते ही बेटा बोलता है, बोले पापा हम बाहर खाना खाने चलेंगे। मैंने चलो यार बाहर खा लेते हैं। बोले ली मेरिडियन में चलेंगे। अब वो पता नहीं कहाँ से सुना है ली मेरिडियन। अब ली मेरिडियन सुन लिया, अब मान लीजिए हम बाहर खाना खाने जाते हैं, अब मान लो 6-7 हज़ार रुपये का बिल बन गया। अब 6-7 हज़ार रुपये का हमने बिल बन गया, वो पे कर दिया, पे करके मैं आ गया। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो ऐसे ही गया, खर्चे हो गए पैसे, तो थोड़ा बॉस ने पूछा भाई क्या हुआ, मैंने सर वो कल खाना खाने चला गया तो 7 हज़ार रुपये खर्च हो गए। बोले तो क्या हुआ, कंपनी से रिम्बर्स करा ले। अब वो 7 हज़ार मेरे रिम्बर्स हो गए, तो बताइए जो खर्चे वो मेरे वापस आ गए, बताइए जो खर्चा मुझे करना चाहिए था वो मेरे बच के मेरे पास वापस आ गए, तो बताइए 7,000 मेरे हैंड में टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उस केस में ये मेरे हैंड में टैक्सेबल होगा। और याद रहे जितने भी बेनिफिट मेरे बॉस के हैं, अगर उनमें से कुछ मैं पे कर देता हूं, मान लो बिल है 7 हज़ार का और बॉस मुझे 5 हज़ार ही देते हैं, इसका मतलब 2 हज़ार मेरी जेब से पे हुआ, तो फिर टैक्सेबल केवल 5 हज़ार होगा, राइट। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये 50 रुपए बहुत कम है। हाँ जी, ये छोले कुलचे के लिए है जी केवल ठीक है, वो कह रहे हैं खाना खाना छोले कुलचे खा ले भाई, आजकल मंदी चल रही है, तो ये अमाउंट बड़ा कम है, इट शुड बी इंक्रीज। ये बहुत समय से चला आ रहा है, कोई बात नहीं, अब चला आ रहा है तो हमें एग्जाम पास करना है तो क्या करेंगे, हमें 50 रुपये पर मील याद रखना होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आज की क्लास हमें बहुत अच्छे से समझ आई है, एकदम क्लियर है, तो मैं आज की क्लास स्टॉप करता हूँ। कल हम कोशिश करेंगे सैलरी को पूरी को ख़त्म कर दें। तो बताइए टुडे इज़ वेरी क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी गुड, यस सर, यस सर, नाइस क्लास, थैंक यू, थैंक यू टू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, कल हम लोग फिर मिल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप लोग रैंक लाएं, बड़े अच्छे अच्छे नंबर लेके आएँ, है ना, और मुझे भी ई मिठाई खिलाएं, या तो दिल्ली आगे खिलाओ या फिर ई मिठाई खिला देना, मैं तो उसी से खुश हूँ, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, गुड नाइट। आमीन आमीन आमीन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए।